हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है भाई साहब आप सभी शानदार होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे। तो करते हैं आज से प्यारी सी क्लास में आपका सभी का स्वागत है भाई साहब। और इस सेशन की आज सबसे अच्छी खास बात होगी कि भाई साहब मैं पूरी एनर्जी के साथ तैयार हूं कि आज भाई साहब आपको मजा लाकर रहूंगा। तो अपना 15वां दिन है भाई साहब, एक मोटिवेशनल कोर्स के साथ भाई साहब इस क्लास का मैं क्या करने जा रहा हूँ, आगाज करने जा रहा हूँ भाई साहब। तो आप सभी मेरे साथ आ जाइए, जुड़ जाइए, है ना। तो देखो, एक मोटिवेशनल कोर्स सुनना सर। वक्त आपका है, चाहे सोना बना लो। अजी, वक्त आपका है, चाहे सोना बना लो, या फिर सोने में गुजार दो, या फिर सोने में गुजार दो। दुनिया आपकी उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। आप कहते फिरना साहब, मैं 95 बना लूंगा, मैं 85 बना लूंगा। बाबू, कहना और करने में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, अंतर हो जाता है। करते हैं शुरुआत। बिल्कुल आप सभी जुड़ गए होंगे, बिल्कुल राधिका, सोना, मोना, टोना, है ना, डिंकी, निंकी, सिंकी, है ना, झुमड़ी, कमड़ी, सामड़ी, सामड़ी, सबको स्वागत है ना। हाँ, दापुड़ी, दापुड़ी को भी स्वागत है भाई साहब, है ना, करा स्वागत। चलो आगे। आज छोड़ के चाल गई, फिर रोया करेगी, तन सपना मैं भी दिखूंगा। देखो दोस्त, आज हमारा जो पहला प्रश्न आता है स्लाइड पर, वो आता है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में कौन सी रिपोर्ट तैयार की गई थी। बेटा कोई सी भी रिपोर्ट हो, आपको लिखना है भाई साहब 5वीं रिपोर्ट। कौन सी लिखनी है भाई साहब, 5वीं रिपोर्ट। कौन सी, 5वीं रिपोर्ट। ओए यो खाओ को भाई साहब, कौन सी रिपोर्ट बाबूड़ी, 5वीं रिपोर्ट है ना। देखो, ये 5वीं रिपोर्ट हुई, ठीक है। अब कमेंट कर दो आप डायरेक्टली भाई साहब, है ना, कि 5वीं रिपोर्ट आई कब थी, है ना। हाँ भाई साहब, दामिनी कोह का संबंध किस जनजाति से था भाई साहब। दामिनी कोह का संबंध किससे था बेटा, संताल से। किससे था, संताल से, है ना। ये गिलास फल एक दिन मांगा मुंडा में आके गिरोगे, ये बात किसने की थी मेरे रसगुल्लो, ये बात की थी लॉर्ड डलहौजी ने। किसने की थी बेटा, लॉर्ड डलहौजी ने। किसने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने की थी। चलो आगे चलते हैं भाई साहब, है ना। देखो, इस्तमरारी बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था। देखो, इस्तमरारी जो बंदोबस्त व्यवस्था थी ना, वो सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी भाई साहब, वो लागू की गई थी बंगाल में। कहाँ लागू की गई थी भाई साहब, बंगाल में। कहाँ लागू की गई थी, बंगाल में लागू की गई थी। तो ये लीजिए बंगाल में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे 1813 5वीं रिपोर्ट, बिल्कुल आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अमला किन लोगों को कहा जाता था बेटा, अमला किसको कहते थे, जमींदार द्वारा नियुक्त अधिकारी। जमींदार द्वारा नियुक्त अधिकारी जो राजस्व इकट्ठा करता हो, क्या कहलाता था बेटा, अमला। मैं चट्टी अमला पगला दीवाना और रब्बा, है अमला, याद रखना बेटा, है ना, यमला पगला मत रखो। सहायक संधि व्यवस्था किसने लागू की थी, किसने की थी, लॉर्ड वेलेजली ने। किसने कर दी, लॉर्ड वेलेजली ने। बिल्कुल, राधे राधे बिटिया, राधे राधे बेटा, है ना। हाँ, बीकानेर से कौन है भाई साहब, मैं बीकानेर से नहीं, मैं झालावाड़ से हूँ। और आप कहीं से भी हो भाई साहब, हम भारतीय हैं। कहाँ से हैं, भारतीय। तो एक बार कमेंट में हो जाए भाई साहब, जय हिंद जय भारत, है ना, ठीक है। हाँ भाई साहब, जय हिंद जय भारत, ठीक है। हाँ, देखो दोस्त, हाँ, कमेंट बॉक्स भर दीजिए भाई साहब, है ना। चलो, बंगाल में किस गवर्नर जनरल ने इस्तमरारी बंदोबस्त को लागू किया था बेटा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन हो जाएगा बेटा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। रेलों का युग प्रारंभ होने से पहले कौन सा कस्बा दक्कन से आने वाली कपास के लिए संग्रह का केंद्र था, तो भाई साहब मिर्जापुर। कौन सा था बेटा, अपना मिर्जापुर। कौन सा था बाबूड़ी, मिर्जापुर था, ठीक है। 1857 के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने। कि खूब लड़ी मर्दानी वाली, वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। क्या कहते हैं वो, बुंदेलो हर बोलो के मुंह सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वाली, वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या बात है, जय हिंद, है ना, बिल्कुल शानदार। अच्छा माहौल लगता है बेटा यार, जय हिंद लिखते हो तब तो, है ना। येलो, देखो बेटा, धनी किसानों के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता था बेटा, धनी जो होते थे ना भाई, आप सभी धनी लोग तो हो यार, धनी के लिए किसका प्रयोग होता था बेटा, जोतदार का, है ना। बाहरी लोगों को संताल लोग क्या कहते थे, दिक्कू, ए दिक्कू अटे आता हमारा दिक्कूड़ा, है नहीं, तो क्या कहते थे बाबूड़ी, दिक्कू। क्या कहते थे, दिक्कू। देखो, बाहरी लोग संतालों को क्या कहते थे, दिक्कू। क्या कहते थे भाई साहब, दिक्कू, है ना। हाँ, छोटा नागपुर में कोल आदिवासियों का नेता कौन था, गोन्नू। कौन था बाबूड़ी, गोन्नू। हाँ, ये लइये तांगे गोन्नू, है नी। हाँ, जा तू भी के याद रखेगी, किसी झांट गेला यारी थी। चलो सर आगे चलते हैं भाई साहब। जमींदार द्वारा राजस्व वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता है। देखो याद रखना भाई साहब, जमींदार द्वारा राजस्व वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता है, अमला। क्या कहलाता है बाबूड़ी, अमला कहलाता है। बुकानन कौन था, बुकानन सर ब्रिटिश एजेंट था क्या, हाँ जी ब्रिटिश एजेंट था। कौन था, ब्रिटिश एजेंट था, है ना।
चलो 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। आपको याद होगा 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे भाई साहब? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है गुड़िया, आगे चलते हैं बाबूडी, है ना। आज बहुत लंबी क्लास होगी, आज की रात आपके लिए बहुत अच्छी होगी। देखो, वर्तमान में जमींदारों की नीलामी किस वर्ष की गई थी बेटा? किस वर्ष की गई थी? कहाँ लिखा है? देखो वापस से देखो, इसका उत्तर आप छापो तो भाई साहब, वर्तमान में जो जमींदार की नीलामी थी वो किस वर्ष की गई थी, है ना। देखो वैसे तो मेरे को पता है, चलो आगे चल दो। कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने की थी भाई साहब? किसने की थी? फ्रांसिस बुकानन ने की थी। किसने की थी? फ्रांसिस बुकानन ने की थी। 1857 की क्रांति के समय कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था भाई साहब? हमारे नाना साहेब ने। किसने किया था बेटा? नाना साहेब ने। किसने किया था बाबू? नाना साहब ने। ए रमेश पुनावत मेरे भाई, पढ़ ले रे पढ़ ले। और बेटा तू झालावाड़ से है, तो झालावाड़ अपना कोई सा तोप थोड़ी नहीं है ना। आगे चलो। हाँ, झालावाड़ सूखा दल देखो 1857 की क्रांति के समय कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहिब ने। किसने किया था भाई साहब? नाना साहिब ने। अरे लॉन्ग क्वेश्चन करवा देंगे दर्शन गोस्वामी जी, बिल्कुल करवा देंगे, है ना। हाँ आगे चलो। सर लाइव कितने हैं एक बार? लाइव कितने हैं एक बार? उत्तरी बंगाल में शक्तिशाली जोतदारों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था भाई साहब? हवलदार अथवा घाटीदार। कितने हैं? 86। शानदार है भाई साहब, है ना। और लाइक कितने हो रहे हैं वीडियो पे? देखो, हवलदार अथवा गांठीदार अथवा मंडल, है ना। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई थी भाई साहब? 1857 में। कब हुई थी बेटा? 1857 में हुई थी, है ना। सर मैं भी रसगुल्ला हूँ। हाले मेले बाबू, आप तो लजगुल्ले हो ना मेले, है ना। जमींदार कितने? 21 लाइक है खाली। मेरी बात सुनो भाई साहब, फटाफट से 80 लाइक कर दो तो एक बार, है ना। नहीं तो इस स्लाइड के बाद अगली स्लाइड नहीं लगाएंगे भाई साहब। जमींदार कुंवर सिंह का संबंध था किससे था भाई साहब? आरा से। आरा कहाँ पड़ता है भाई साहब? बिहार पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई साहब? बिहार में पड़ता है। देखो आरा बिहार, आरा बिहार, है ना। देखो वापस से देखो, ब्रिटेन में कपास की आपूर्ति संघ की स्थापना कब की गई थी? 1857 में। उत्तरी बंगाल में शक्तिशाली जोतदारों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? हवलदार। क्या कहा जाता था? हवलदार। जमींदार कुंवर सिंह का संबंध था कहाँ से आता है भाई साहब? आरा से। कहाँ से आता है? आरा से आता है ना। चलो आगे ऊपर चलते हैं, है ना। ये जो भी स्लाइड है ये लास्ट करवाऊंगा, उसके बाद आपको 80 लाइक करने पड़ेंगे एक बार, है ना। फिर चलते हैं आगे। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था बेटा? अच्छे से भाई साहब खोपड़ी में आप छाप लेना। 1861 कहाँ गया गुरु जी? ये 1861 है ना, सॉरी 1861 में लिख देता हूँ यहाँ, है ना। ठीक है, आगे चलते भाई साहब। बर्दवान में इस्तेमारी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुई थी बेटा? बहुत अच्छा प्रश्न है कि बर्दवान में भाई साहब जो इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था थी वो किस वर्ष लागू हुई थी? तो भाई साहब मेहताब चंद ने, मतलब सॉरी किसने लागू की थी? तो मेहताब चंद ने। किसने की थी भाई साहब? मेहताब चंद ने। सभी को राम राम भाई साहब, राधे राधे, है ना। सर मैं भी झांसी से हूँ। ओए क्या बात है मेरे लाल, ओए होए। सर हम लोग को भी मौका दीजिए। किस चीज़ का मौका देना है भाई साहब? मुकेश, है ना। हेलो शैम्पू सर। अरे भाई साहब शैम्पू कौन ही रहे? शोभू, है ना, शोभू, है ना। हाँ, द रिलीफ ऑफ लखनऊ का चित्रकार कौन है? थॉमस जॉन्स पार्कर। सर लाइक देखो आप, लाइक कितने हो गए मेरे को ये बताओ आप, है ना। मैं तो इनको अपना परिवार मानता हूँ भाई साहब। कितने हो गए? 49 हो गए। 49 से काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। 48 हो गए। नहीं, मैं तो हट रहा हूँ साइड में, है ना। आप एक काम करो, ज़्यादा नहीं 70 लाइक ही कर दो, उसके बाद फिर अपन क्लास को स्टार्ट आगे करेंगे, है ना। अब देखो आपका टाइम जा रहा है बेटा, है ना। चलो आप करते रहना, है ना। मैं पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ाता हूँ, नहीं तो बेटा जो पढ़ने वाले बच्चे ना उनका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है चलो, वो आपके ऊपर है ना। देखो, दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत हुई थी? 1878 में। दक्कन दंगा हुआ कब था? 1875 में। कब हुआ था बेटा? 1875 में। और याद रखना दक्कन दंगा, है ना। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किस वर्ष प्राप्त हुई थी? 1765 में। कब हुई थी भाई साहब? 1765 में हुई थी, है ना। चलो, बंगाल आर्मी की पोस्टशाला कहा जाता है ना। देखो भाई साहब, बंगाल आर्मी की पोस्टशाला कहा जाता है किसको? अवध को। किसको कहा जाता है बाबूडी? अवध को कहा जाता है ना यार। लाइक चलो अब मैं कुछ नहीं बोलूँ यार, है ना। बोला अपने परिवार वालों से जाता है। इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई थी? 1793 में। किस वर्ष लागू हुई थी बेटा? 1793 में। ठीक है, देखो 1861 में। कौन सा? अमेरिका में।
अमेरिका में गृह युद्ध क्या हो गया था बेटा, प्रारंभ हो गया था। क्या हो गया था भाई साहब, प्रारंभ हो गया था, है ना। वायर 66 लाइक कर दिया, गजब, है ना। सर बीच बीच में प्रश्न पूछो, अरे आज तो मैं आपको है ना बिल्कुल एकदम ऐसा कर दूंगा भाई साहब, स्मूथली हाई, है ना। कमर तेरे लेफ्ट राइट हाले, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में कौन सी व्यवस्था लागू की थी बेटा, इस्तमरारी, कौन सी की थी, इस्तमरारी। तो वापस से याद रखो, 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी, किसने करी थी, EIC। इस IC का मतलब क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या होता है बाबूड़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी होता है। चलो दोस्त आगे चलो। जा झील तेरी जिंदगी, आज छोड़ के चाल गई, फिर रोया करेगी, आज सपना में भी दिखूंगा। ईंटों का अनुपात क्या था रे बेटा, बताओ तो। ईंटों का अनुपात कहां पर, हड़प्पा में, है ना, बताओ फटाफट से। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूं मन मोजी, कहता हूँ करता हूँ तुम भी करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा मैं लखन। वेरी गुड, 4 2 का 1, ये था अनुपात, क्या था, अनुपात, है ना, 4:2:1, है ना। पिछले साल के हिंदी साहित्य के पेपर में आया था भाई साहब ये, है ना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का क्या था, कमांडर। ये बात भी आपको क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है ना। देखो 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करते समय वहां का गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। देखो ये प्रश्न उत्तर मैं कराऊंगा, पर आज आपको है ना खुद से एक वादा करना होगा बेटा, है ना, कि सर जब तक क्लास चलेगी हम क्लास में रुकेंगे। क्यों वादा करना होगा, क्योंकि पेपर का टाइम कम है और आज की क्लास होने वाली है लंबी वाली। कौन सी वाली होने वाली है बेटा, लंबी वाली होने वाली है ना। देखो लठियाल, लठियाल किसको कहते थे, लठियाल का शाब्दिक अर्थ वह व्यक्ति जिसके पास क्या हो, लाठी है, डंडा। देखो मेरे पास तो क्या है, पेन है, क्या है बेटा, पेन है मेरे पास तो, है ना। देखो रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए किया जाता है। तो किसान को क्या कहा जाता था भाई साहब, रैयत कहा जाता था। देखो सन 1878 में दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट बंबई सरकार कब हुई थी, 1878 में। दक्कन दंगा हुआ कब था भाई साहब, 1875 में। यार ये थोड़ा सा ये मॉनिटर इधर करना है यार। चलो देखो, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले संथालों का नेता कौन था, सिंधु माझी। कौन था, सिंधु माझी। अंग्रेजों के विरुद्ध जो भाई साहब नेतृत्व करा था भाई साहब, वो कौन थे, सिंधु माझी जी। कौन थे हमारे, सिंधु माझी जी थे। ठीक है आगे चलते हैं दोस्त, है ना। देखो पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब आई थी, 1813 में। ये चीज आपको पहले से ही पता है, ठीक है ना। हाँ सर कमेंट पढ़ो, या तो देखो बेटा मैं पढ़ा सकता हूँ या मैं पढ़ सकता हूँ, है ना। दोनों में से एक चीज करते हुए चलते हैं अपन, ठीक है। देखो पहाड़िया जीवन का प्रतीक क्या था, कुदाल। क्या था बेटा, कुदाल। आप सभी को पता होगा कि पहले यहाँ पे कौन लोग होते थे, संताल। और संताल लोगों का जो जीवन का प्रतीक था भाई साहब, वो क्या था, क्या था बेटा, हल। क्या था, हल। पर बात करें तो भाई साहब पहाड़ी लोगों के जीवन का प्रतीक क्या था बाबूड़ी, कुदाल। क्या था, कुदाल। ठीक है ना, क्या था बाबू, कुदाल था, है ना। चलो आगे चलते हैं। देखो जोतदार किन्हें कहा जाता है, बंगाल के धनी किसानों के वर्ग को जोतदार कहा जाता है। बंगाल के धनी किसानों का जो वर्ग था उसको क्या कहा जाता है बाबू, जोतदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जोतदार कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कभी भी कि सर जोतदार क्या होता है, तो बंगाल के जो धनी किसानों के वर्ग थे उनको क्या कहता है भाई साहब, जोतदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, जोतदार कहा जाता है। ठीक है आगे चलते हैं दोस्त, है ना। संतालों की शक्ति का प्रतीक क्या था बेटा, हल। ये अभी अभी मैंने बताया। और कुदाल किसका था, पहाड़ी लोगों का। किसका था भाई साहब, पहाड़ी लोगों का, है ना। चलो हाँ, आज बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है। 1857 के गदर में बंगाल के किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी, तो बंगाल के राजा थे भाई साहब बर्दवान के राजा मेहताब चंद ने। कौन थे भाई साहब, बंगाल के राजा मेहताब चंद थे। कौन थे भाई साहब, मेहताब चंद थे। कौन थे, मेहताब चंद। ठीक है आगे चलते भाई साहब, थोड़ा ओबीएस खोलना है यार। ओबीएस क्या, यूट्यूब वाला, यूट्यूब वाला, है ना। साहूकार कौन होता था भाई साहब, साहूकार कौन होता था, देखना भाई साहब साहूकार कौन होता था, देख लेते हैं। साहूकार पैसा उधार देता था और व्यापार भी करता था, है ना। पैसा उधार भी देता था बेटा और व्यापार भी करता था। कौन करता था बाबूड़ी, साहूकार। कौन करता था, साहूकार करता था। चले
ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में बुकानन की भूमि का परीक्षण कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भाई साहब जो बुकानन था उनका क्या करना है अपन को, परीक्षण करना। अब बुकानन कौन थे इसके बारे में अपन को जानना है। देखो फ्रांसिस बुकानन ने 1794 से है ना 1815 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में काम किया। याद रखना भाई साहब, फ्रांसिस बुकानन जो था, हाँ फ्रांसिस बुकानन ने 1794 से 1815 तक ईस्वी में भाई साहब ईस्ट इंडिया में कंपनी में एजेंट के रूप में क्या किया था, काम किया था, है ना। वह बंगाल चिकित्सा सेवा के रूप में जुड़ा हुआ था, है ना। और वेले डॉक्टर वेलेजले का क्या था, शल्य चिकित्सक था। कौन था भाई साहब, बुकानन। कौन था, बुकानन, है ना। देखो उसने अपने प्रवास के दौरान कोलकाता में अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना की। याद रखना अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने की थी भाई साहब, किसने की थी भाई साहब, अपने फ्रांसिस बुकानन ने। किसने की थी बेटा, बुकानन ने, है ना। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का क्या किया बाबूडी, सर्वेक्षण किया है। क्या किया है, सर्वेक्षण किया है। बुकानन ने लोह खनिज, अभ्रक, देखो लोह खनिज, अभ्रक, ग्रेनाइट और साल्ट पीटल, लोह खनिज, अभ्रक, देखो ग्रेनाइट, साल्टपीटर जैसे खनिजों की क्या की थी बाबूडी, खोज की थी। क्या की थी मेरे दोस्त, खोज की थी। वह वनवासियों की जीवन शैली का क्या था, आलोचक था। क्या था बेटा, आलोचक था। वनों को कृषि भूमि में क्या करना चाहता था, बदलना चाहता था। जो फ्रांसिस था ना भाई साहब, फ्रांसिस बुकानन, वो क्या था, वन की जो भूमि थी ना भाई साहब उसको क्या करना चाहता था, बदलना चाहता था। ठीक है, हाँ। अवध के विलय में अंग्रेजों की दिलचस्पी क्यों थी। आखिर अवध में ऐसी क्या चीज थी भाई साहब जहाँ पे अंग्रेज जो थे ना इनका क्या था बेटा, इंटरेस्ट था। क्या था मेरे रसगुल्लो, इंटरेस्ट था। चलो ये चीज मैं बता देता हूँ। इससे पहले मेरे को एक प्रश्न का आप सभी जवाब दोगे, जल्दी से देना भाई साहब, है ना। फटाफट से इस प्रश्न का मेरे जवाब देना कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कितनी थी, फटाफट से बताइए। देखते हैं सबसे पहले किसका उत्तर आता है। मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या कितनी है। क्या बात है बॉबी कुशवाहा जी, आप सबसे आगे रहते हो भाई साहब उत्तर देने में, है ना। उसके बाद अर्जुन सिंह बिल्कुल, रहमत मुगल आप भी सही हो, प्रकाश सिंह बिल्कुल। अब तो सारे ही 700 700 700, क्या बात है। और बेटा एक चीज याद रखना कि अगर आप लाइव में जुड़ते हो ना तो कमेंट देना आपके लिए जरूरी हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको आता है ना। और अगर आप बैठे बैठे सुन रहे हो तो फिर सुनते रह जाओगे, है ना। कम से कम जिस चीज का मैं पूछूं उसका तो उत्तर दे दिया करो, फालतू कमेंट नहीं करना है, पर जो मैं पूछूं तो दे दिया करो। देखो अवध की दिलचस्पी अंग्रेजों में इतनी क्यों थी, सुन लेना भाई साहब। अंग्रेजों की मान्यता थी कि अवध की भूमि क्या थी, अंग्रेजों की मान्यता था कि अवध की भूमि नील और कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा क्या है बेटा, लाभदायक है। आपको पता है भाई साहब अवध में है ना, आप भाई साहब क्या कर सकते हो, तो नील की खेती अच्छे से कर सकते हो, है ना, और कपास भी अच्छे से बो सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, इस प्रदेश को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता है, क्योंकि उत्तरी भारत का एक शानदार जगह बन सकती है कौन, अपनी अवध, है ना। दूसरा पॉइंट देखो, अंग्रेज मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब, बंगाल आदि पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके थे। उन्होंने भाई साहब दक्षिण में और पूर्व में अपना अच्छी तरीके से भाई साहब अपना पांव गड़ लिया था। कितने अंग्रेजों ने गड़ लिया था, है ना। अब अवध पर अधिकार करके अंग्रेज क्षेत्रीय विस्तार की आकांक्षा क्या करना चाहते थे, पूरी, मतलब कि उनको भाई साहब पूरे भारत को नापना था, है ना। और वो नापने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। तो ये दोनों बात अपन कंप्लीट मान सकते हैं दोस्त, है ना। चलो आगे चलते मेरे रसगुल्लो, है ना। चलो आपसे है ना छोटे छोटे प्रश्न बहुत पूछने वाला हूं मैं, देखो। और तैयार रहना भाई साहब, अपनी ताकत को दिखाना कि सबसे पहले उत्तर कौन देता है भाई साहब, है ना। चलो थोड़ा फास्ट बोलो। देखो उपनिवेश काल में कुदाल व हल से आपका क्या तात्पर्य भाई साहब, पेपर में छपेगा, पेपर में छपने वाला प्रश्न है भाई साहब, मैं कह रहा हूं आप लिख लेना, छपेगा। अज छोड़ के चाल गई फिर रोया करेगी, बात समझ रहे हो गया, इसको छोड़ के चल गई ना तो फिर रोया करना है। देखो कुदाल और हल, है ना। राजमहल की पहाड़ियों के मूल निवासी, राजमहल की पहाड़ियों के मूल निवासी पहाड़ियां लोग खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। क्या का प्रयोग करते थे बेटा, कुदाल का प्रयोग करते थे, इसलिए कुदाल को पहाड़ी जीवन का क्या बताया गया है, प्रतीक माना जाता है। देखो राजमहल की पहाड़ियों के मूल निवासी कौन थे, पहाड़िया लोग थे, और वो कुदाल का प्रयोग करते थे खेती में, है ना। इसलिए भाई साहब कुदाल उनके जीवन का क्या माना जाता है बाबूडी, प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। आगे चलकर राजमहल की पहाड़ियों में संथालों का आगमन हुआ। आगे चलकर राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी भाई साहब उसमें संथालों का क्या होता है, आगमन होता है, जिन्होंने हल जोतकर स्थायी खेती करना क्या कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। अतः हल को संथालों की शक्ति का क्या माना गया है भाई साहब, प्रतीक माना गया है। क्या माना गया है भाई साहब, प्रतीक माना गया है। चले दोस्त आगे चलते हैं, है ना। हाँ
बहुत अच्छा उत्तर है, शानदार उत्तर है और छप सकता है भाई साहब, है ना। हाँ, अबे चल लेना। 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों में असंतोष की क्या कारण थे, किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। देखो सबसे तत्कालीन कारण भाई साहब जो 1857 की क्रांति का होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैं पूरी पिक्चर तो 1857 की क्रांति की आज थोड़ी सी समझा देता हूँ आपको, है ना। जो लाइव चल रहे हैं ना भाई साहब, आप ध्यान रखना कि मजा आ जाएगा अगर स्टोरी अगर अपने सही साथ समझ ले तो। देखो होता क्या है, सुनना मेरी बात कि देखो ये एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति भाई साहब पश्चिम बंगाल का राइफल्स, है ना, मंगवाई थी। अब ये जो बंदा काम करता था ये था अपना भारतीय व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति था बाबूडी, अपना भारतीय व्यक्ति था, है ना। स्टोरी को बस सुनते जाना, एक सेकंड के लिए भी स्किप करी तो आपकी लंका लग जाएगी भाई साहब, है ना। देखो अब एनफील्ड राइफल्स इन्होंने मंगवाई अंग्रेजों ने। अब भाई साहब ये जो अपना भारतीय बंदा था, कहाँ का था, भारतीय। अब अंग्रेजों को लगता था कि भारतीयों को क्या नहीं आती बेटा, अंग्रेजी नहीं आती। क्या नहीं आती है, अंग्रेजी। परंतु जो अपना आदमी था भाई साहब इसको क्या आती थी, अंग्रेजी। अब भाई साहब ये इस तरीके की बात कर रहे थे, अंग्रेज आपस में बात कर रहे थे, छिंग छांग छिंग मिंग टांग टांग इस तरीके से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने जो ये एनफील्ड राइफल्स मंगाई है ना भाई साहब, इसमें इसमें है ना हमने वो मांस लगाया है। किस किस का मांस लगाया है भाई साहब, आप देखो। एक तो लगाया है अपन ने गाय का, किसका लगाया बेटा, गाय का। और एक मंगाया है भाई साहब अपन ने इस चीज का, किसका, इस चीज का मांस मंगवाया है, ठीक है। और इसको भाई साहब अगर अपन इसके अंदर एक टोपी लग रही है, जैसे एक टोपी मान ली पड़े, अगर इसको आप मुंह उससे खींचोगे और उसके बाद ही ये राइफल्स चलने वाली है। तो अब ये अपन को आर्मी को देनी है, जो अपनी अंग्रेजों की सेना थी उनको देनी है। आप बस ये सुनना भाई साहब पूरी की पूरी, है ना। देखो अब ये सारी की सारी बातें किसने सुन ली भाई साहब, अपने भारतीय आदमी ने सुन ली। किसने सुन ली, भारतीय आदमी ने, कि यार अगर आसान को हुई हो तो फिर भाई साहब हमारा तो क्या होगा, वो हो जाएगा भाई साहब, हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो भाई साहब उस अपने भारतीय व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कह दी, दूसरे ने तीसरे किससे कह दी, ऐसी बात क्या होगी, लगभग लगभग भाई साहब पूरे में फेल की बातें। अब पूरे में फेल की तो भाई साहब इन्होंने एक चीज तय करी, इन्होंने ये चीज तय करी कि अपन गांव गांव में जाते, कहाँ जाते बाबू, गांव गांव में जाते हैं, है ना। और गांव गांव में जाते हैं और ये सूचना एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचाते हैं, परंतु से दूसरे गांव में पहुंचाते हैं। परंतु उसका जो प्रतीक होगा वो क्या होगा, एक तो होगी रोटी, क्या होगी बेटा, रोटी। और एक होगा कमल का फूल, किसका फूल, कमल का फूल। मतलब कुछ मत करो, ये रोटी पूरे गांव में घुमा दो कि उसमें चर्बी वाले कारतूस में ऐसा है, चर्बी वाले कारतूस में ऐसा है, और ये कमल का फूल अगले गांव वाले को दे गया जाओ। अब यहाँ का व्यक्ति यहाँ दियाएगा, यहाँ का व्यक्ति यहाँ दियाएगा, तो ये बात पूरे देश में पता चल गई, ये पूरे देश में बात पता चल गई भाई साहब, है ना। अब पूरे देश में जब पता चली तो भाई साहब हुआ क्या, सुनना, धमाकेदार चीज होगी, है ना। जब पूरे देश में पता चल गई तो भाई साहब सबसे पहले हमने, है ना, देखो हमने भाई साहब तय करा कि 31 मई को हम करेंगे क्रांति। क्या करेंगे भाई साहब, 31 मई को हम क्या करेंगे, क्रांति करेंगे देश में। परंतु भाई साहब हमारे जो मंगल पांडे साहब थे, कौन थे, मंगल पांडे साहब थे भाई साहब, उनका जो खून था वो बहुत गर्म था, है ना। मंगल पांडे साहब था, उनका खून बहुत ज्यादा गर्म था। तो भाई साहब इन्होंने क्या करा कि मंगल पांडे जी ने तो भाई साहब 10 मई को ही, 10 मई को, है ना, मेरठ में क्या कर दी भाई साहब, क्रांति कर दी। मेरठ में क्या कर दी मेरे दोस्त, क्रांति कर दी। अब मेरठ में जैसे क्रांति करी तो फिर रिएक्शन क्या हुआ, सुनना मेरी बात। तो अंग्रेजों को पता पड़ गया कि यार इनको कैसे पता पड़ गया कि इसमें तो हमने चर्बी लगा रखी है। अब भाई साहब क्या हुआ कि मंगल पांडे ने क्रांति तो कर दी, और यहाँ के जितने भी व्यक्ति थे, जैसे मेरी बात सुनो, अलग अलग क्या होती थी बेटा, सैनिक छावनी थी। क्या थी, सैनिक छावनी। जैसे एक जैसे अपन मान लो कि भाई साहब मेरठ था, है ना, मेरठ के बाद अपन बात कर लेते हैं नसीराबाद था, है ना, नसीराबाद था। अपन मान लेते झांसी था, क्या था, झांसी था। अपन मान लेते आरा था, क्या था, आरा। अपन मान लेते भाई साहब, अपन बहुत सारी लोकेशन मान लेते। पर यहाँ के लोग कहाँ जा रहे थे, सीधा यहाँ जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, यहाँ जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, यहाँ जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, यहाँ जा रहे थे। गुरुजी कहाँ जा रहे थे, बताओ ना। अरे बेटा यहाँ जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, यहाँ जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, यहाँ जा रहे थे। गुरुजी बताओ ना, आप सस्पेंस क्यों रख रहे हो, यहाँ कहाँ जा रहे थे। अरे बेटा वो जा रहे थे दिल्ली। कहाँ जा रहे थे, दिल्ली। अब दिल्ली क्यों जा रहे थे ये किसी को पता नहीं। मतलब कि इन जो अपने आदमी थे भाई साहब, इन्होंने ना तो एक कोई हथियार उठाया, क्या ले ली भाई साहब, इन्होंने हाथों में लकड़ी ले ली, जय महाराष्ट्र यूं करके निकल रहे, जय महाराष्ट्र, हाँ जय बाहुबली यूं करके निकल रहे। परंतु हुआ क्या, सुनना भाई साहब, हुआ क्या, अच्छे से सुनना।
ये लकड़े लेके जाए ना, अंग्रेज तो दूर से देखे डिच क्या हूँ भाई साहब, ये तो मानने में तुल गए। अब भाई साहब दिल्ली पहुंच गए, अपने टोटल आदमी कहाँ पहुंच गए, दिल्ली। अब दिल्ली जाके तो पता ही ना पड़ रहा कि दिल्ली में काय करना चाहिए आपने करता है ना। तो फिर भाई साहब एक बुजुर्ग आदमी था, वो सो रहा था अपने घर में, वो आराम से खर्राटे लेके सो रहा था भाई साहब, सो रहा था एकदम। उसके पलंग के चारों ओर भाई साहब अपने इंडियन वाले लोग बैठ गए, है ना। अब लोग जैसे ही बैठे तो भाई साहब उस आदमी की जैसे नींद खुली, तो उस आदमी का नाम था बेटा बहादुर शाह जफर। क्या था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने बोला, उनकी एज थी करीबन आप ये मान के चलो लगभग 85 के आसपास, मतलब इनका एक पाँव तो कब्र में जा रहा था और दूसरा जाने की तैयारी थी। और भाई साहब जैसे ही लोगों ने इनको घेरा, तो बहादुर शाह जफर जैसे नींद में जागे तो नहीं की मैंने काई ना करो, मैंने तो काई ना करो भाई साहब। तो इन लोगों ने की कि आपने कुछ नहीं करा है, पर आप हमारा साथ दोगे। आप क्या हो? मुगल हो। क्या हो? मुगल। और आप क्या हो? बादशाह हो। क्या हो? बादशाह। आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। बादशाह ने की, सर हम कैसे साथ देंगे आपका, कि आप कुछ मत करो, हम करेंगे 1857 की क्रांति, और हमारा नेतृत्व कौन करेगा? भाई साहब बहादुर शाह जफर करेगा। कौन करेगा? बहादुर शाह जफर। अब मेरी बात सुनो, इस डोकरे को सबसे आगे रखेंगे अपन क्रांति के अंदर, है ना। जैसे ही कोई गोली भी मारेगा भाई साहब, सबसे पहले तो ये एक पाव तो कब्र में जा रहा है भाई साहब, दूसरा और चल जाएगा, है ना, डायरेक्टली ऊपर पिक्चर पहुंच जाएगी। अब भाई साहब देखो अच्छे से सुनना, तो ये पॉइंट यहाँ से क्लियर होता है भाई साहब कि दिल्ली, दिल्ली, है ना, दिल्ली में कौन रहता था? बहादुर शाह जफर रहता था। कौन रहता था? बहादुर शाह जफर, है ना, बहादुर शाह जफर, है ना, और जफर रहता था। और बात करें तो भाई साहब तत्कालीन कारण, तत्कालिक कारण 1857 के क्या हो जाता? तत्कालिक कारण क्या हो जाता, है ना, चर्बी वाले कारतूस, चर्बी कारतूस, चर्बी वाले कारतूस हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा और सुनो, बहादुर शाह जफर इस क्रांति का क्या कर रहे थे? नेतृत्व। कौन सी क्रांति का कर रहे थे सर? 1857 की क्रांति का, 1857 की क्रांति का, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई साहब, इस चीज को अच्छे से माइंड में फिट कर लेना, क्योंकि 1857 के आज बहुत सारे ऐसे पॉइंट आएंगे जो मतलब आपको लगेगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल हमें पढ़ने चाहिए, ठीक है। ये तो थी 1857 की पिक्चर। अब तत्कालिक कारण क्या था भाई साहब, सुनना, है ना। देखो अब बहुत अच्छे से समझ में आएगा भाई साहब, थोड़ा थोड़ा। अब बे चले ना यार बाबू। देखो सैनिकों को कम वेतन मिलता था, सैनिकों को एक तो क्या मिलता था? कम वेतन मिलता था। क्या मिलता था? कम वेतन मिलता था, है ना। तथा समय पर छुट्टियां भी नहीं मिलती थी, क्योंकि वो लोग कौन थे बेटा? भारतीय थे। कौन थे भाई साहब? भारतीय लोग थे, है ना। देखो सॉरी, 1856 ईस्वी में सैनिकों को अंग्रेजी सरकार द्वारा कौन सी राइफल्स दी गई थी बेटा? एनफील्ड राइफल्स। कौन सी राइफल्स थी? एनफील्ड राइफल्स दी गई। ऐसी अफवाह थी कि इसमें कारतूसों पर, वो अफवाह कहां से उड़ी थी भाई साहब? पश्चिम बंगाल के एक रेलवे स्टेशन थे ना। देखो इसके कारतूसों पर गाय और की चर्बी की खोल लगी है। अगर इसे मुंह से खींचा तो इसमें हिंदू तथा मुस्लिम दोनों धर्मों का क्या हो जाएगा भाई साहब? धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरी बात सुनो, जो गाय थी भाई साहब वो अपने हिंदू धर्म के लिए क्या होती है भाई साहब? पवित्र होती है, और वो जो था भाई साहब वो मुस्लिम धर्म के लिए क्या था? निषेध था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई साहब, है ना। हाँ चलो, ये दो कारण हो गए। अब मैंने है ना आपको 1857 की क्रांति इसलिए बताई है क्योंकि आप बड़ा चढ़ा के उसको लिख सको। अब पूरी बात सुनते जाना। पांचवी रिपोर्ट क्या थी? पेपर में छपने वाले प्रश्न आज की क्लास के, है ना। हाँ भाई साहब, और आप सभी को अपने अपने भाई साहब मतलब कक्षा 12th की खुद की आत्म कक्षा खा लो कि भाई साहब आज हम जो भी पढ़ेंगे भाई साहब अच्छे से पढ़ेंगे और याद करते हुए चलेंगे, है ना। देखो पांचवी रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। सर पांचवी रिपोर्ट आई थी 1813 में। कब आई थी बेटा? 1813 में आई थी भाई साहब, है ना। चलें, देखो बेटा 1813 में ब्रिटिश संसद में पांचवी रिपोर्ट क्या की गई थी? प्रस्तुत की गई थी। सर याद रखना कि पांचवी रिपोर्ट प्रस्तुत कहाँ की गई थी? ब्रिटिश संसद में की गई थी। कब की गई थी? 1813 में की गई थी, है ना। रिपोर्ट में जमींदारों और रैयतों, रैयत का मतलब होता है किसानों की क्या थी बेटा? अर्जियां थी। देखो रिपोर्ट में रैयतों तथा जो किसान वगैरह थे भाई साहब वो उनकी क्या थी? अर्जियां थी। क्या की थी भाई साहब? अर्जियां थी, है ना। क्या थी? अर्जियां थी। जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट राजस्व विवरणियों संबंधित सांख्यिकी तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल तथा मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखी हुई क्या थी? टिप्पणियां। देखो इस पांचवी रिपोर्ट में क्या क्या शामिल था, अच्छे से एक एक पॉइंट उड़ा के गर्दा उड़ाते हुए चलते बेटा इसका। देखो सबसे पहले तो जमींदारों रैयतों किसानों की क्या थी? अर्जिया, ये बात हुई एक, है ना। अलग अलग जिलों के कलेक्टरों की क्या थी? रिपोर्ट, ये बात होगी दो, है ना। बात करते हैं राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकी
है ना, तालिकाएं, राजस्व विवरणों से संबंधित तालिकाएं, है ना। बात करते हैं बंगाल तथा मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखी हुई टिप्पणियां। एक बार मैं कह रहा हूँ 5वीं रिपोर्ट देख लो, पूरे पूरे चांसेस है आपके पेपर में आने की, है ना। और जो बच्चा अपनी पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस है ना भाई साहब, वो तो देख ही लो, है ना। मैं 1 मिनट बस एक घुट पानी पी लेता हूँ दोस्त, है ना। अक्षय सेन में ग्रामर करवा दूंगा यार, आप विश्वास रखा करो, 30 दिन की मैंने बोला है ना। चलें दोस्त, अब आगे चलते हैं ना। 5वीं रिपोर्ट मेरे को लगता है आपकी होगी होगी। और जैसे कोई प्रश्न पढ़ाता हूँ भाई साहब, है ना, सर जो बोलते हैं वो आता है, मैं पा क्या था मैसेज सर, इधर मैसेज लगाना तो जस्ट ऊपर वाला, है ना। सर जो बोलते हैं वो आता है, मैं पास AW की लाइव देख के ही पास हुआ हूँ, दीपक। देखो, हाँ, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने विद्रोही का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया था। भाई साहब बेचारा क्यों नहीं करेगा यार, उसको इतनी तरफ से भाई साहब सबने घेर लिया, है ना। और भाई साहब मतलब अगला आदमी मरता क्या नहीं करता, सबसे पहली बात मरता क्या नहीं करता भाई साहब, है ना। चलो आओ, देखो। दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर तुमको दुनिया। देखो ये प्रश्न ऐसा बनेगा बेटा, मेरठ छावनी पर टिप्पणी। अब देखो जो मैं चीज बताऊंगा ना वो आपको बहुत इजी लगेगी बेटा, है ना। चलो, हाँ ये भी लिख सकते हैं कि इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलाप की जानकारी मिल सकती है ना, ये भी चीज कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 10 मई 1857 को सैनिकों ने मेरठ में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। जबकि रणनीति कब बनाई थी अपन ने, 31 मई 1857 को, अभी बताया था मैंने, है ना। विद्रोही सैनिक 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। अब हम दिल्ली तो जा रहे थे भाई साहब, पर काय के लिए जा रहे थे ये हमें तो पता ही नहीं था, है ना। उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बताया कि उन्हें गाय और की चर्बी लगे हुए कारतूस दांतों से खींचने के लिए बाध्य कर रहे थे, जिससे हिंदू तथा मुसलमान दोनों का धन भ्रष्ट हो रहा था। इन परिस्थितियों में मुगल सम्राट ने विद्रोही का नेतृत्व करना क्या कर लिया था भाई साहब, स्वीकार कर लिया था। क्या कर लिया था बाबूडी, स्वीकार कर लिया था। चलो आगे चले बेटा। अब देखो कितना इजी लग रहा होगा, जिसको ये बात समझ में आ गई हो ना, वो एक बार यार दिल भेज दो ना मेरे लिए। तू जो छू ले प्यार से, आराम से मर जाऊं, आ जाओ चंदा बाहों में। हाय, एक हार्ट आया, हाय, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करे। चलो बहुत अच्छा, है ना। ये लगता है परिवार वाली फीलिंग आती है जब आप दिल भेजते हो ना भाई साहब, आप कहीं भी बात मान लेते हो ना, बस फिर तो लगता है कि नहीं यार, यहाँ से पढ़ाना चाहिए भाई साहब। ये ईवीएम की फुल फॉर्म राजनीति कैसे आ गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हाय, देखो बेटा, मतलब आज के प्रश्न तो मैं कह रहा हूँ ना, खुरेद खुरेद के लिए आपके लिए लेकर आया हूं मैं, है ना। चलो, संताल विद्रोह के क्या कारण थे, अब पढ़ना है भाई साहब अपन को, संताल विद्रोह के क्या कारण थे, है ना। मतलब मैं तो आपको यही कहूंगा कि भाई साहब जैसे जैसे आपको जो क्वेश्चन पढ़ा है ना, अगर समझ में आ जाए तो भाई साहब आप तो कुछ अच्छा सा रिस्पॉन्स दे दिया करो, ताकि सामने वाला का मोटिवेशन यूँ आ जाएगा, हट आज तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े हैं भाई साहब, आज तो उनका काम लगा के मानेंगे, है ना। इस तरीके का कम से कम यहाँ खड़े खड़े ही भाई साहब अपन वो तो ले ले, है ना, फीलिंग तो ले ही ले। संताल विद्रोह के क्या कारण थे बेटा, संताल विद्रोह अच्छे से पढ़ लेना दोस्त, है ना। देखो, संथालों को यह ज्ञात हो गया था कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करना शुरू किया है वह उनके हाथों से निकलती जा रही है। वहां पर संथाल लोग क्या करते थे बेटा, खेती करते थे, और उनको पता था कि जिस भूमि पर भाई साहब, हाँ सर पाकिस्तान मत बोलो, नल्ला बोलो, ओ भाई साहब नल्ला, नल्ले की खोपड़ी में क्या करके आना भाई साहब, छेद करके आना। नहीं भाई साहब, मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो, है ना, जो मेरी बात से सहमत हो ना, हो सकता है एक दो को मिर्चें लगेगी भाई साहब, है ना, पर डरना क्यों, है ना, जब भारत से नाता जोड़ लिया, है ना। तो मैं एक चीज बताऊं, है ना,
अगर मेरी बात सच लगे ना भाई साहब, तो आप तो बस कमेंट में जय हिंद लिख देना, मैं समझ जाऊंगा भाई साहब कि हाँ अपनी फीलिंग एक है ना। कभी मौका मिला ना कसम से, तो भाई साहब हम सब मिलके भाई साहब उस पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े होके भाई साहब क्या करेंगे, ये करेंगे। अब समझ जाना मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई साहब, बाढ़ आ जानी चाहिए भाई साहब, है ना। और लगता है कि भाई साहब मैं सही बात कह रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स भर दो जय हिंद से, है ना। ठीक है। हाँ, देखो, संथालों को यह ज्ञात हो गया था कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करना शुरू किया था वह उनके हाथों से क्या होती जा रही थी बेटा, निकलती जा रही थी, है ना। देखो, संथालों ने जिस जमीन पर खेती शुरू की थी उस पर सरकार ने भारी कर लगा दिया था। एक चीज याद रखना मेरे रसगुल्लो, संथालों ने जिस जमीन पर खेती शुरू की उस पर सरकार ने भारी कर लगा दिया, क्योंकि सरकार थी कौन, अंग्रेज थे बेटा। क्या बात है, जय हिंद। हाय, लगता है भाई साहब, है ना। साहूकारों ने बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा दिया था। जो साहूकार थे ना भाई साहब, है ना, साहूकार थे ना भाई साहब, उन्होंने बहुत ऊंची दर पर क्या लगा दिया था बाबूड़ी, ब्याज लगा दिया था। क्या लगा दिया था, ब्याज लगा दिया था, है ना। और कर्जा अदा न करने पर उनकी जमीन को क्या कर लिया गया था, कब जब्त कर लिया गया था, है ना। जमींदार लोग दामिन क्षेत्र का मतलब होता है संतालों की भूमि। देखो, दामिन का मतलब होता है संतालों की भूमि पर अपने नियंत्रण का क्या कर रहे थे, दावा कर रहे थे। अब मैं तुम्हें इजी समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो, संथाल लोग थे, है ना, संथाल लोग थे, है ना। वो काय से कृषि करते थे, हल से। अब हल से कृषि करेंगे तो भाई साहब राजस्व प्राप्ति नहीं होगी, किसको नहीं होगी, अंग्रेजों को। किसको नहीं होगी, अंग्रेजों को, है ना। तो अंग्रेजों ने वहां पर किन लोगों को लाके बसा दिया, पहाड़ियों को। पहाड़ी खेती कैसे करते थे, कुदाल से। कैसे करते थे भाई साहब, कुदाल से, है ना। कैसे करते थे मेरे रसगुल्लो, कुदाल से करते थे। अब कुदाल से करते थे तो अंग्रेजों को भाई साहब किसको खत्म करना था, संताल लोगों को। तो संताल लोगों पे बहुत ज्यादा क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया, राजस्व लगा दिया। तथा जहां पर ये खेती करते थे वहां पर उन पे क्या होने लग गए थे, अत्याचार होने लगे थे। क्या होने लग गए थे, अत्याचार होने लगे थे। संताल लोग धीरे धीरे वहां से भूमि छोड़ के जाने लगे, या फिर उन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में क्या ले लिया, मैं रसगुल्लो, कर्जा ले लिया। और कर्जा ले लिया किससे लिया, जमींदारों से। किससे लिया बाबूड़ी, जमींदारों से। जमींदारों से लिया तो जमींदारों ने कर्जा नहीं देने के कारण संताल लोगों की जो भूमि थी, जिसको क्या बोला जाता था बेटा, दामिन। क्या बोला जाता था, दामिन, मतलब कि संताल लोगों की भूमि, संताल लोगों की भूमि, है ना। उस पे क्या कर लिया था अपन ने, आक्रमण कर लिया था। तो ये संताल विद्रोह हो जाता है। तो डेफिनेटली बात है, संताल लोग क्या करेंगे भाई साहब, करेंगे सही, मतलब कि विद्रोह तो करेंगे ही करेंगे, है ना। चलो आगे चलते। मेरे को है ना बहुत अच्छा लगता है भाई साहब, सच में, मतलब मेरा दिल इतना खुश हो जाता है ना जिस दिन भाई साहब मैं नल्ले की बेइज्जती करता हूँ, है ना, कसम से। मतलब देखो, 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे, किन्हीं दो का क्या करना है अपन को, उल्लेख करना है। तो वापस से देखो, देखो बेटा, 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे भाई साहब, ये चीज हमें देखनी है ना। और देखते हैं। जो तू ना, चले दोस्त, आगे चलो दोस्त। देखो, 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी वर्गों ने उसका क्या किया था, आह्वान किया था। क्योंकि आप सभी को पता होगा मेरे दोस्त, 1857 की क्रांति इसलिए हुई थी क्योंकि वहां पे हिंदू धर्म भी भ्रष्ट हो रहा था और मुस्लिम धर्म भी क्या हो रहा था भाई साहब, भ्रष्ट हो रहा था। सर कौन सी डिस्ट्रिक्ट बेस्ट होगी बेटा, संजीव ले लेना, है ना। सब सब्जेक्ट की संजीव ले लेना, और अंग्रेजी की एक्सीलेंट ले लेना, है ना, अंग्रेजी की एक्सीलेंट ले लेना, ठीक है। आगे चलते भाई साहब। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी वर्गों का क्या किया गया भाई साहब, आह्वान किया गया गया। आह्वान मतलब सभी धर्म के लोग क्या हुए, एक हुए, और उन्होंने भाई साहब विद्रोह शुरू कर दिया, ठीक है दोस्त। हाँ, 1857 के विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है ना। हाँ, बिल्कुल उत्तम सिंह,
दिल से सैल्यूट है ना। 1857 के विद्रोह में एक ऐसे युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों का नफा नुकसान बराबर था। मतलब कि भाई साहब, हार होगी तो मुसलमानों की भी होगी और हार होगी तो हिंदुओं की भी होगी, जीत होगी तो मुसलमानों की भी होगी, जीत होगी तो हिंदुओं की भी होगी। मतलब दोनों का नफा और नुकसान दोनों क्या था भाई साहब, बराबर था। क्या था मेरे रसगुल्लो, बराबर था भाई साहब। चले आगे चलते हैं, है ना। सर आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अच्छा चलो, आप मेरे को एक प्रश्न का जवाब दे दो भाई साहब, चलो जवाब दीजो, है ना। आप मेरे को इतना सा जवाब दे दो, इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कब की गई थी, शुरू कब की गई थी? मेरे को अभी तक आपका उत्तर नहीं आया है यार। क्या बात है, 1793 में, है ना। एक चीज बताओ, मैं अभी क्या हुआ कि मैं ऐसे पढ़ाते पढ़ाते वैसे कमेंट बॉक्स देख रहा, तो मैं उसमें खो ही गया, मतलब पूरी तरीके मैं भूल गया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, है ना। चलो देखो, रैयतवाड़ी व्यवस्था इस्तेमारी बंदोबस्त से किस प्रकार अलग? बेटा रैयतवाड़ी व्यवस्था और इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था अच्छे से देख लो, समझ लो, है ना। मैं कह रहा हूँ आज की क्लास लल्लन टॉप है भाई साहब। कौन सी है? लल्लन टॉप, ठीक है। इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि को तय कर दिया गया था, है ना। हाँ, रैयतवाड़ी व्यवस्था इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था से किस प्रकार लगती है? देखो, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी भाई साहब, उसमें प्रणाली के अंदर राजस्व की राशि को क्या कर दिया गया था, तय कर दिया गया था, जिसमें प्रत्येक जमींदार द्वारा जमा मतलब जो कर था वो जमा करवाना क्या होता बेटा, आवश्यक था। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का क्या लगा लिया जाता था बेटा, अंदाजा लगा लिया जाता था। सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाता था। जैसे कि मैंने कोई कंपनी में जाके देखा कि यार यहाँ पे 5 लाख रुपए सालाना आते हैं, तो मैंने की कि बेटा 2 लाख रुपए तो मेरे को तेरे को देना ही देना है। तो देखो, भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अपन ने क्या लगा लेता है, एक अनुमान लगा लेता है। क्या लगा लेता है मेरा रसगुल्लो? अनुमान लगा लेता था, और सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक अनुपात क्या कर दिया था, निर्धारित कर दिया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार गांव के भूस्वामीन होकर राज्य का राजस्व जमा करता था। मतलब कि जो जमींदार था ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी थी अब वो केवल एक था कि कर इकट्ठा कर रहा है भाई साहब। क्या इकट्ठा कर रहा है? कर इकट्ठा कर रहा है ना। चलो मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो बुरा मत मानना, अभी लाइव में कितने जने पता है आपको? 66। कितने जने? 66 जने, है ना। स्टार्टिंग में 85 थे, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद 40 भी रहेंगे, है ना। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो फर्क होता है ना, कि एक बंदे के रिजल्ट 90 85 से 90 के बीच का है, 85 to 90, है ना। और एक बच्चे के रिजल्ट है 60 से 70, बस। वो यहाँ फर्क पड़ता है कि जो ये 90-85 वाले होते हैं ना, ये 40 जने होंगे जो अंत तक सुनते हैं, पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं, है ना। और जो गरम गरम, और यार 5-10 मिनट खाया पिया, चलो, है ना, फिर आ जाना भाई साहब आप लाइन पे डायरेक्ट। समझ रहे हो बात को, है ना। कि लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, सरकारी बदलती रहेगी, पर याद रखना बेटा कि अपने माँ बाप का सपना बदलना नहीं चाहिए, है ना। और हम तो अच्छे से जानते कि यार हमने तो अभी तक नहीं पढ़ा, बस एक विश्वास, एक दृढ़ निश्चय खुद से करो कि नहीं गुरुजी मेरे को अब पढ़ना है फाइनली, अब कुछ भी हो जाए, है ना। तो मैं तो देखो आपके लिए ये चीज़ फ्री में कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूँ, बस आप इस कंटेंट की मेहनत को समझो दोस्त, है ना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास, मैं कह रहा हूँ सच में, नहीं पैसे हैं कि वो कोई कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं या वो नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। मैं तो आपको बताऊं डायरेक्टली, तो बेटा मैं कह रहा हूँ आपके लिए वो कंटेंट है, ये मान लेना कि भाई साहब पेपर की खोपड़ी में आग लगा के आएगा, छेद भी नहीं करेगा भाई साहब, आग लगा के आएगा, है ना। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं यही कहूँगा कि जो मैं बता रहा हूँ विश्वास करो कि आएगा। सर ने बोल दिया आएगा, बस इतना विश्वास है ना, खुद पे मत रखो, मेरे पे रख लो। कह रहा हूँ भाई साहब नहीं डूबने दूंगा, आपकी नैया को पार करा के ले जाऊंगा, ठीक है दोस्त, है ना।
इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार गांव के भूस्वामी न होकर राज्य का राजस्व जमा करता मात्र था। देखो मैं आपको तीनों चीजें थोड़ी इजीली रूप में थोड़ा सा समझा देता हूं बेटा, है ना, कि इस प्रणाली के अंतर्गत जो किसान था उससे डायरेक्टली राजस्व क्या कर लिया था अपन ने, तय कर लिया था, है ना। आपको तो ब्लड दिख रहा है, मैं दिखा रहा हूँ ना यार, है ना। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली, देखो अपन ने जो अलग अलग भूमि की आय थी ना भाई साहब, उसको क्या कर लिया था, एक फिक्स कर लिया था कि यहाँ से इतनी आय हमें पर्टिकुलरली चाहिएगी, क्या चाहिएगी भाई साहब, इतनी आय हमें चाहिएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार गांव के भूस्वामी ने होकर भाई साहब क्या कर रहे थे, भाई साहब राजस्व एकत्र कर रहे थे। बिल्कुल प्रवीण आरजे सिद्धा, आप समझिए मेरी बात को थोड़ा सा, है ना। देखो दोस्त, अवध के नवाब को सहायक संधि ने किस प्रकार असह्य बना दिया। देखो अवध के नवाब को जो नवाब थे, सहायक संधि ने किस प्रकार असहाय बना दिया। आखिर सहायक संधि ऐसी क्या थी, अब मेरे को आप ये बताओ, सहायक संधि लाया कौन था, सहायक संधि की शुरुआत किसने करी है। यश गेमिंग बिल्कुल आएगा। सुनील बेरवा धन्यवाद। माए तेरे लिए मर मिटेंगे। बिल्कुल लॉर्ड वेले चली है ना। सर मेरी बात सुनो, खाने का क्या करें, 88 पेज पढ़ाने हैं और आज तो 41 हुए हैं। हाँ 88 आज ही पढ़ाने हैं। मेरी बात सुनो। मैं अपना योगदान दे देता हूँ आपको, तेरे पास है क्या। लो मेरी बात सुनो, आप फोन लगाओ उनको, ये 100 रुपये तो मेरी तरफ से है ना दोस्त, 1 मिनट है ना, ले 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 भाई, पबजी बाद में खेलना, है ना। और तू जा, तू खाने की व्यवस्था कर। हाँ क्योंकि टाइम लगेगा, है ना। चलो दोस्त चलते हैं, है ना। तो अवध के नवाब को सहायक संधि किस प्रकार असहाय बना दिया था बेटा, इस चीज के बारे में अपन को क्या करनी थी, बात करनी थी, है ना। देखो सहायक संधि के कारण अवध का नवाब वाजिद अली शाह, अच्छे से याद रखो, अवध के नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब थे, अवध के नवाब थे। नए सैनिक शक्ति से वंचित हो गए, फलस्वरूप वह अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन प्रतिदिन अंग्रेजों पर क्या होता जा रहा था, निर्भर था। मतलब कि यार अंग्रेजों ने उसको इतना ज्यादा अधमरा कर दिया, अधमरा कर दिया भाई साहब, कि वो डिपेंड हो गया, क्या हो गया बेटा, डिपेंड हो गया था किसके ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर। कौन, अवध के नवाब वाजिद अली शाह। देखो अवध से कौन थे, मैं ना आज सारे याद करवा दूंगा आज। अवध से कौन थे, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। मैं कह रहा हूं आप है ना 12वीं पास तो हो जाओगे, फिर भी शोभू सर को याद रखोगे, ये मेरी गारंटी है भाई साहब। क्योंकि आप पेपर दे के आओगे ना, उस दिन कहोगे कि हाँ, अभी अपनी तारीफ नहीं करनी है ना। हाँ अवध के कौन थे, वाजिद अली शाह। लखनऊ के कौन थे बेटा, बिजरिस कद्र, है ना, बिरजिस कद्र। ठीक है। कुंवर सिंह। आरा से कौन थे, ठीक है। झांसी से, झांसी से कौन थी, रानी लक्ष्मी बाई, है ना। चले दोस्त, अब मेरे को आप ये बताओ कि बेगम हजरत महल कहाँ से थी। बेगम हजरत महल, है ना। और सुनो बेटा, दिल्ली से कौन थे, दिल्ली से थे भाई साहब अपने बहादुर शाह। कौन थे बेटा, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। ये बहुत अच्छा कंटेंट है, इसका एक एसेस लेके रख लेना भाई साहब, जब भी सोनू भैया क्या दिखा रहा है,
है ना बेटा, सोनू भैया को मत देख, शोभू सर को देख, है ना, शोभू भैया को देख ले, ठीक है, ये देख, है ना। चले आगे चलते हैं, बुला रहा। देखो, सहायक संधि के कारण अवध का नवाब वाजिद अली शाह अपनी सैनिक शक्ति से वंचित हो गया, बहुत ज्यादा क्या हो गया था मैं रसगुल्लो, वंचित हो गया था। वह अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन प्रतिदिन अंग्रेजों पर क्या होता जा रहा था बेटा, निर्भर होता जा रहा था, है ना। नवाब का विद्रोही मुखियाओं एवं तालुकदारों पर भी कोई नियंत्रण नहीं रह गया था। चले दोस्त, हाँ देखो, एक कितना अच्छा प्रश्न आया बेटा, पहाड़िया लोग कौन थे। हाँ भाई साहब, पहाड़िया लोग भी छप सकता है। देखो, पहाड़ी लोग पश्चिमी बंगाल में राजमहल की पहाड़ियों एवं उसके आसपास के क्षेत्र में क्या करते थे बेटा, निवास करते थे। वापस से देखो, पहाड़ी लोग पश्चिम बंगाल में राजमहल की पहाड़ियों एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में निवास करते थे, है ना। इसलिए इन्हें पहाड़िया कहा जाता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है भाई साहब, पहाड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे रसगुल्लो, पहाड़िया कहा जाता है ना। जंगलों में महुआ के फूल, जो ये जो पहाड़ी लोग थे ना बेटा, है ना, देखो, जंगलों में महुआ के फूल, रेशम के कोए तथा कोट कोयल के लिए लकड़ी करते थे। वे जंगलों में झाड़ियों में घास फूल आग लगाकर जो जमीन थी ना भाई साहब, उसको क्या कर देते थे, जला देते थे। जमीनों को जलाकर क्या कर रहे थे, जमीनों को जलाकर क्या कर दिया करते थे बेटा, साफ कर दिया करते थे। और झूम खेती करते थे, जिसको बोलते हैं ना अपन झूमिंग खेती। क्या कहते हैं बेटा, झूमिंग खेती किया करते थे। तथा कुदाल, उनके जीवन का क्या था भाई साहब, प्रतीक था, है ना। जमीन को खुरच कर दांते तथा ज्वार बाजरा क्या करते थे, उगाते थे। तो आपको याद रखना भाई साहब, जो अपने कुदाल है, पहाड़ी लोगों के जीवन का क्या है, प्रतीक है ना। वापस देखो अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह सुनियोजित था, इसका अपने शब्दों में क्या लिखिए भाई साहब, तर्क दीजिए। क्या दीजिए मेरे रसगुल्लो, तर्क दीजिए, है ना। देखो, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री ने अवध मिलिट्री पुलिस से अनुरोध किया। देखो, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री ने अवध पुलिस से क्या किया भाई साहब, अनुरोध किया, है ना, कि उन्हें कैप्टन हियर्स का वध कर देना चाहिए। वापस से सुनो, 1857 का विद्रोह सुनियोजित था, इसका अपने शब्दों में लिखिए। 41वीं नेटिव इन्फेंट्री ने अवध मिलिट्री पुलिस से अनुरोध किया कि उन्हें कैप्टन हियर्स का क्या कर देना चाहिए भाई साहब, वध कर देना चाहिए, या उसे गिरफ्तार करके उनके हवाले कर देना चाहिए, या उसे गिरफ्तार करके उन्हें अपने हवाले कर देना चाहिए, है ना। जब अवध मिलिट्री पुलिस ने उन दोनों बातों को क्या कर लिया, अस्वीकार कर लिया, जब अवध पुलिस ने उन दोनों बातों को क्या कर लिया, अस्वीकार किया, ना तो हम वध करेंगे ना हम गिरफ्तार करेंगे, तो क्या हुआ, तो इस मामले पर विचार करने के लिए रेजिमेंट के देशी अधिकारियों की एक क्या बुलाई गई मेरे रसगुल्लो, पंचायत बुलाई गई। क्या बुलाई गई बिट्टू, पंचायत बुलाई गई, है ना। उससे स्पष्ट है कि 1857 का विद्रोह जो था भाई साहब, वो क्या था, सुनियोजित। क्या था भाई साहब, सुनियोजित था, है ना मेरे रसगुल्लो। कुछ भी नहीं था इसमें, जो अपन चाह रहे थे कि जो कैप्टन हियर से था, कौन था, हियर से, या तो आप उसका वध कर दो या आप हमें उसको गिरफ्तार करके दे दो। पर सरकार इनने मना कर दी कि नहीं, हम तो ना तो गिरफ्तार करके देंगे ना उसका वध करेंगे, है ना। तो ये एक सुनियोजित प्लानिंग थी, ऐसा कह सकते हैं अपन, है ना। चलो, अब मेरे को आप एक चीज बताओ, कमेंट करो फटाफट से 70 जने हो, है ना, कि तत्कालिक कारण क्या था भाई साहब 1857 क्रांति का, फटाफट से कमेंट करो, है ना। जल्दी से। हाँ, किरिस का सुनेगा, किरिस का सुनेगा, किरिस का सुनेगा। सर सरल भाषा में समझाओ बेटा, एक बार वीडियो को पीछे करके वापस आगे करना, सब सरल भाषा हो जाएगी, है ना। क्या बात है, दर्शन गोस्वामी, चर्बी वाले कारतूस, बिल्कुल सही है बेटा, है ना, चर्बी वाले कारतूस। यश आपका भी सही है ना। बॉबी आपका भी सही है, एनफील्ड राइफल्स, है ना। अनु आपका भी बेटा सही है, ठीक है। अब तनिषा, लास्ट तनिषा का, अब तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। फेक शॉट्स आपका भी बेटा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं, है ना। देखो,
सरकारी राजस्व जमा करने में जमींदारों के समक्ष कौन कौन सी समस्या आई? हाँ भाई साहब, लोगों से पैसा वसूल करने के लिए कौन कौन सी समस्या आती है आपने देखा होगा ना भाई साहब। एक वो होते हैं, है ना, क्या होते हैं यार, वो समूह संबुड़ा वाला है नहीं कि संबुड़ा की किस्ता लेवा आवे, सप्ते हफ्ते के वो बांटते, लोन बांटते, छोटे लोन बांटते हैं, है ना, और भी कई किस्ता लेवा आवे तो भाई साहब बना है अतरी मुश्किल वजह नहीं कि अरे किस्त कतरे लान आती है नहीं, क्योंकि लोग के मेरे पैसों तो रेस को नहीं है नी? यह वाली बात है बेटा। देखो बेटा, राजस्व की मांग बहुत क्या थी, ऊंची थी। वापस से देना, राजस्व की मांग बहुत ऊंची थी, राजस्व की मांग बहुत ऊंची थी, है ना। यहाँ ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी। यहाँ ऊंची मांग, हाँ, 1790 के दशक में लागू की गई थी, जब कृषि की उपज कीमतें बहुत नीची थी, जिसमें किसानों के लिए लगान चुकाना मुश्किल था। भाई आप सोचो, आप एक चीज सोचो कि कोई किसान है ना, उस किसान की खेती मान लो कि साल की कितनी होती है, 1 लाख रुपए की, कितनी हो रही खेती, 1 लाख रुपए की, उससे टैक्स ले रहे हो आप 1,20,000 का, तो कहाँ से लाएगा? बोलो ना बोलो, कहाँ से लाएगा? पता पड़ेगा क्या? नहीं पता पड़ेगा ना, है ना। हाँ चला आगा, हाँ अच्छी बात है भाई साहब। दिल ना दिया तो बोलो ना बोलो क्या किया, ले बेटा सारी दुनिया क्या, ओ बाप, फिर चिल्लाओ, हाँ? वो जाना पड़ा, पहले सेल तो लाओ सर। ए बेटा, देखो दोस्त, है ना, अब मैं आपको बात बता रहा था भाई साहब, सुनो, राजस्व आसमान था, मतलब जो राजस्व था ना बेटा असमान था। जैसे किसी से 1,20,000 लिए, है ना, किसी से भाई साहब 25,000 ही ले रहे, किसी से 85,000 ले रहे, तो अपने साथ धोखा होगा कि नहीं होगा? तुम तो इतना सा बता दो, तुम्हारे दोस्त से 85,000 ले रहे हैं और तुमसे भाई साहब 1,20,000 ले रहे, तो कितना बड़ा धोखा हो रहा है ये, है ना। यदि राजस्व निश्चित थी कि शाम तक जमा नहीं हो पाता था, तो जमींदारी क्या कर दी जाती थी, नीलाम कर दी जाती थी। इसको ही कहते थे सूर्यास्त कानून। क्या कहते थे बाबू? सूर्यास्त कानून कहते थे, है ना। हाँ, 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए? याद रखना, 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए? गुरुजी क्या कदम उठाए? देखो कितने जने रह गए, 59 जने, 66 से डायरेक्ट 59 चल दिए, सरपंच जी चल दिए, है ना। हाँ देखो, 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए भाई साहब अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए? विद्रोह का दमन, अरे यार, विद्रोह का दमन करने के लिए कई नई कानून पारित किए। वापस देखो, अंग्रेजों ने भाई साहब विद्रोह को खत्म करने के लिए कई भाई साहब कानून को पारित किया। पूरे उत्तर भारत में मार्शल लॉ को क्या कर दिया गया भाई साहब? लागू कर दिया गया। देखो, विद्रोह का दमन करने के लिए नए कानून पारित करे, पूरे उत्तर भारत में मार्शल लॉ को क्या कर दिया? लागू कर दिया। जनता में दहशत फैलाने के लिए विद्रोहियों को सरेआम क्या दी गई? फांसी। मेरी बात सुनो, कुछ नहीं, अगर 50 बच्चों की अगर एक क्लास चल रही है भाई साहब, है ना, और उसमें एक बच्चे की जोरदार चांटा दे लो, आप बच्चे के जोरदार चांटा दे लो, मैं कह रही हूँ उन 50 जो है ना वो बोलेगा ही कौन है ना, ये वाली बात है। देखो, जुबी पंपा रे, जुबी डुबी पारंपा। दोस्तों, मैं ना 1 मिनट बैटरी चार्ज कर लेता हूँ। जैसा फिल्मों में होता, है ना, जैसा फिल्मों में होता, ये हो। पंपा रे, जुबी डुबी पारंपा, जुबी डुबी नाचे रे, क्यों पागल स्टूपी। हाँ, ठीक, चले बाबू, आगे चलो। देखो, हाँ, मतलब कि लोगों में दहशत फैलाई जा रही थी और उनको सरेआम क्या दी जा रही थी मेरे रसगुल्लो? फांसी दी जा रही थी। ब्रिटेन से नई सैनिक टुकड़ियां भी मंगवाई गई, मतलब अपन को डराने के लिए बहुत कुछ करते हैं। आप देखो, आपके यहाँ पे कभी दंगे प्रसाद हुए हो तो नीली नीली बस करके पुलिस आ जाती है और जगह जगह पुलिस ही पुलिस, टू 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 गाड़ी चलती रहती, तो अपने अंदर क्या बैठ जाता है? डर। अरे भाई साहब बाहर नहीं निकलना, है ना। अगर भाई साहब अगर अपन बाहर निकल गए तो अपना क्या हो जाएगा? अपने को वो गाना याद आ जाएगा। फिर कौन सा आ जाएगा भाई साहब? एक गाना होता है ना कि मोर बोले ये
पंखुड़ी, ऐसा करके कोई गाना है भाई साहब, वो याद आ जाएगा, है ना। चलो दोस्त, ये बहुत इजी उत्तर था, आराम से लिख सकते हो, लिख के आना, है ना। देखो, शाहमल कौन था, उसने 1857 के विद्रोह में क्या भूमिका निभाई, जो शाहमल थे उसके बारे में अपन को ये बात लिखनी है ना दोस्त। आगे चलो, देखो एक चीज बताऊं, ये जो बीच बीच में गाने गाना, है ना, बीच बीच में आपको हंसाने की पूरी कोशिश रहती है, क्योंकि आप सोचो कि मेरे को सारी बातें कैमरे से करनी है ना। उस कैमरे में मेरे को दिख कुछ नहीं रहा है, पर भाई साहब मेरे को इतना इंटरेस्ट लेना होता है, इतना मजा लेना होता है कि भाई साहब सामने वाला बच्चा है ना, उसको लगे कि सर मेरे से बातें कर रहे हैं। हाँ बाबूड़ी, मैं तेरे से तो बात कर रहा हूँ, तेरे को दिख रहा हूँ क्या, देख। हाँ चांद दिख रहा है ना तेरे को। हाँ, ये चांद थोड़ा सा सांवला है बेटा, बस, है ना। हाँ, शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगने के एक बड़े गांव का रहने वाला एक जाट परिवार में पैदा हुए थे। देखो, शाहमल जो थे ना भाई साहब, वो उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगने के एक बड़े गांव में रहने वाले जाट परिवार में पैदा हुए थे। शाहमल ने 84 देश के मुखियाओं और काश्तकारों को क्या कहता है भाई साहब, संगठित किया था। क्या कहता है, मैं रसगुल्लो, संगठित किया था तथा लोगों को विद्रोह करने हेतु प्रेरित किया था। मतलब काश्तकार जितने थे उन सबको एक करा और लोगों को क्या करा, मैं रसगुल्लो, प्रेरित करा। बिल्कुल एमपी बोर्ड से भी है ना। शाहमल के आदमियों ने शाहमल के आदमियों ने सरकारी इमारतों पर हमला करके उन्हें क्या कर दिया, नष्ट, है ना। क्या कर दिया, मैं रसगुल्लो, नष्ट कर दिया। लोग शाहमल को राजा के नाम से पुकारते थे, है ना, कहते थे शाहमल राजा। क्या कहते थे भाई साहब, शाहमल राजा, है ना। चलो भाई साहब, है ना, जुलाई 1857 में शाहमल वीर गति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। बहुत अच्छा आदमी थे। बहुत दुख हुआ मुझे इनके चाहने का, बहुत दुख हुआ। कब गए, ये 1857 में चल गए। अतरी जल्दी भी कही थी जावा की, है नी। तो अतरे दुख भी हुए गणा के घर वाला है नी। तो बेटा शाहमल कहाँ के थे, जाट परिवार के थे। गुरुजी शाहमल कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगने के थे। अच्छा गुरुजी थे क्या ये, शाहमल ने 84 देश के मुखियाओं और काश्तकारों को संगठित किया था। क्या किया था बाबूड़ी, संगठित किया था। चलो आगे चलते हैं। कि दामाद जी अंगना में पधारी, देखो दोस्त, भाड़ा पत्र, अर्थ स्पष्ट कीजिए, भाड़ा पत्र, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं भाई साहब, भाड़ा पत्र के बारे में, है ना। देखो, जब किसान ऋणदाता का कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाता था तो उसके पास अपना सर्वेश, जमीन, गाड़ियां और पशुधन देने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था, लेकिन जीवन यापन हेतु खेती करना जरूरी था, है ना। इसलिए उसने ऋणदाता से जमीन, पशु, गाड़ी फिर किराए पर ली, और इसके लिए उसे एक भाड़ा पत्र लिखना पड़ता था, जिससे ये लिखा होता था कि वो पशु गाड़ियाँ उसकी अपनी नहीं है। कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो, मेरा सब कुछ तेरा है और तेरा सब कुछ मेरा है। कुछ नहीं है, मैं थोड़ा इजी वे में बताता हूँ कि जब किसानों ने कर को चुकाने में क्या हुए, असमर्थ हुए, तो जो जमींदार लोग थे उन्होंने उनकी गाड़ियों को और उनकी जमीन को, सब चीजों को क्या कर लिया, छीन लिया। अब आदमी को गुजारा तो करना है, अब कोई ड्राइवर है तो वो करेगा क्या, उसकी गाड़ी तो छीन ली गई, तो उन्होंने की कि साहब मेरे से एक भाड़ा पत्र, एक स्टाम्प पेपर लिखवा लो और मैं आपकी गाड़ी चलाऊंगा और इसके आप मेरे को तनख्वाह दे देना। तो बेटा ये क्या होता था, भाड़ा पत्र। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है भाई साहब, बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है। चलें दोस्त आगे चलते हैं, है ना। देखो, सहायक संधि क्या थी, इसे किसने लागू किया। सहायक संधि क्या थी भाई साहब, इसको किसने लागू किया, चलो करते हैं इसके बारे में बात, है ना। हाँ, सहायक संधि देसी शासक ने अपने खर्च पर, क्या हुआ सब्जी का, अरे यार, तो नहीं, नारायण सर को यहाँ बुलाओ और आप जाओ। अरे अपन को सब्जी नहीं बनवानी है, रोटी भी साथ ले आना। पहले सब्जी वाले के पास जाना, फिर रोटी वाले के पास जाना। भूख लग रही है यार, चलो दोस्त, है ना, आगे चलते हैं। हाँ, सहायक संधि देसी शासक को अपने खर्च पर एक अंग्रेजी सेना राज्य में रखनी होती थी। देखो, सहायक संधि से भाई साहब क्या क्या परिवर्तन हुए थे, इस चीज को समझना कि सहायक संधि से जो देसी शासक थे ना, उनको अपने खर्च पे अपने खर्च पे भाई साहब एक अंग्रेजी सेना रखनी होती थी। जैसे मान के चलो कि भाई साहब मैं हूँ और मेरे को मेरी सिक्योरिटी के लिए भाई साहब एक अगले आदमी को रखना पड़ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई साहब। अंग्रेजों की अनुमति के बिना देश शासन की अन्य राज्य संधि करेगा, युद्ध नहीं करेगा अंग्रेज शासक। मतलब कि मैंने अपने यहाँ पे, जैसे ये मैं हूँ, है ना, मैंने अपने यहाँ पे काम पर किसी व्यक्ति को रखा, वो काम करने वाला व्यक्ति इतना हावी हो गया कि मैं अगर भाई साहब करने भी जाना है ना, तो भी मैं पूछूंगा क्या मैं चला जाऊं,
है ना, मुझे आ रही है मैं चला जाऊं, तो वो कहेगा तो मैं जाऊंगा, नहीं कहेगा तो भाई साहब पता नहीं, फिर तो क्या ही होगा, है ना। तो भाई साहब ये बात होगी थी सहायक संधि करने के बाद, अंग्रेजों की अनुमति के बिना देसी शासन किसी अन्य राज्य में संधि करेगा और ना ही युद्ध करेगा। अंग्रेज उस शासक की आंतरिक एवं बाहरी चुनौती से क्या करेंगे बेटा, रक्षा करेंगे, क्या करेंगे बाबूड़ी, रक्षा करेंगे, है ना। हाँ, और सहायक संधि को लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया। सर हमारे घर आ जाओ, हम खिला देंगे आपको खाना। अरे भाई साहब खाना नहीं, आज तो थोड़ी सी पार्टी शार्टी होगी, है ना। तू समझा, तू नहीं समझा। सहायक संधि किसने की थी बेटा, लॉर्ड वेलेजली ने, है ना। आप भूल भी जाओ ना तो भी याद रखना, सहायक संधि किसने की थी सर, लॉर्ड वेलेजली ने। गुड नाइट सर। अरे कम्मू कहाँ जा रही बेटा, कहीं नहीं जानो है ना, अटी रहो, है ना। सर मेरा घर पास में होता तो मैं खाना भेज देती। अरे यार तुम समझते नहीं हो, तुम बड़े बड़े शरीफ बच्चे हो यार, है ना। चलो दोस्त आगे चलते हैं भाई साहब, है ना। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए थे, अंग्रेजों ने क्या क्या कदम उठाए थे, इस चीज के बारे में अपन को कर लेनी बाबूड़ी बात, है ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर कोई बीच क्लास में भी जुड़ा है ना, तो मैं ये कहूंगा कि क्लास खत्म होने के बाद पूरी क्लास जरूर देखना, है ना। है ना, आगे चलते हैं भाई साहब। कौन कौन से कदम उठाए थे भाई साहब, देखो। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए थे, कौन से उठाए थे भाई साहब, निम्नलिखित कदम उठाए थे, है ना। देखो विद्रोह का दमन करने के लिए कई नए कानून पारित किए गए, ये बात अपन ने बता दी। मार्शल लॉ को लागू कर दिया गया था, है ना। जनता में दहशत फैलाने के लिए विद्रोही जो लोग थे ना भाई साहब, है ना। आपको खाना है खाना तो क्रिश का सुनाना पड़ेगा गाना, ओ भाई साहब शर्म आ जाएगी यार, है ना। तो बेटा विद्रोहियों को क्या करते थे भाई साहब, सबके सामने फांसी दे देते थे कि लो, है ना। आपने एक मूवी देखी हो ना, आर 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 मूवी में यही सीन बताया है थोड़ा सा, है ना। ब्रिटेन से नई सैनिक क्या मंगाई थी बेटा, टुकड़ा मंगाई थी, है ना। देखो स्वामी भक्त जमींदारों को पुरस्कृत किया गया, विद्रोही जमींदारों को जमीन से क्या कर दिया गया था, मैं रसगुल्लो बेदखल कर दिया गया था। ठीक है दोस्त आगे चलते हैं बाबूड़ी, है ना। देखो एक प्रश्न आता है, राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना 1857 के संदर्भ में चर्चा कीजिए। उससे पहले एक लाइन मेरे से सुनना भाई साहब, है ना, सुनना मेरे दोस्त, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप सोचो आदमी कितना सब्र रखता है, मतलब एक धैर्य होता है ना, आदमी भाई साहब इतना धैर्य रख के चलता है कि यार नहीं आज नहीं कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा। पर भाई साहब अगर आप लगातार सोचते रहोगे ना किसी एक चीज़ के बारे में, तो याद रखना एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन ज़रूर होगा। बस अपने सपने में जान डाल दो, है ना। सपने वह नहीं होते जो आप सोते हुए देखो, सपने वह होते हैं जो आप चलते चलते देख रहे हो और उसको पूरा कर रहे हो, है ना मेरे रसगुल्लो। आगे चलते हैं भाई साहब, राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना 1857 के संदर्भ में चर्चा कीजिए, है ना। आगे चलते हैं रसगुल्लो। देखो बेटा, है ना, 1857 के संदर्भ में राष्ट्रवादी दृश्य की जो कल्पना थी उसको सुनना भाई साहब, है ना। 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के क्रांतिकारी घटनाक्रम में काफी प्रेरणा मिली, है ना। अपन एक चीज देखते हैं कि 1947 का जो आंदोलन हुआ था ना, वो कहाँ से हमने सीखा था, 1857 की क्रांति, है ना। क्योंकि एक कोई व्यक्ति है जिनका मेरे को नाम तो नहीं आ रहा है भाई साहब, और उन्होंने कह दिया था कि 1857 में क्रांति हो रही ना, 100 साल बाद फिर क्रांति होगी। अब 100 साल का मतलब क्या था, 1957, मतलब 1947 वाला टर्न हो गया, है ना। चलो सर, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है, याद रखना भाई साहब, है ना। स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा जाता है किसको, 1857 की क्रांति को, किसको, 1857 की क्रांति को, है ना। क्या, देखो जिसमें देश के हर तबके के लोगों को साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी, आपको पता होगा यहाँ पे हिंदू भी एक हो गया था, यहाँ पे मुस्लिम भी एक हो गया था। इतिहास लेखन की भांति कला और साहित्य में भी 1857 की याद को जीवित रखा। एक चीज बताऊं, देखो हिंदू मुस्लिम करने से बेटर है दोस्त इंसानियत, है ना।
मैं चलो है ना आपको एक चीज थोड़ी सी बताता हूँ, सुनना। परसों के दिन की बात है ना, परसों के दिन की ही बात है ना। मैं आपको बताता हूँ, और मेरा इतना सा उद्देश्य इस चीज को बताने का, वो आपको चलो बाद में बता दूंगा मैं कि मैं क्या चाहता हूँ आपसे, है ना। सुनना मेरी बात। परसों के दिन की बात है, दिन के 11 बजे थे। कितने बज रही थी? 11 बज रही थी। मैं कोचिंग का शटर डाउन करके लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था, है ना। तो इतने में एक अंकल जी आए जिनकी उम्र लगभग 85 साल थी भाई साहब। कितने साल थी? 85 साल थी। तो यार मैंने देखा उनकी, वो क्या बेच रहे थे बेटा? झाड़ू बेच रहे थे। क्या बेच रहे थे? झाड़ू, है ना। झाड़ू बेच रहे थे। अब भाई साहब मैंने पूछा कि अंकल जी झाड़ू कितने की है? तो उन्होंने बोला कि सर 20 रुपए की। कितने की है? 20 रुपए की है। मैंने, अंकल जी कितनी झाड़ू है आपके पास? कि बेटा 6 झाड़ू। कितनी है? 6। मैंने, अंकल जी यार 120 रुपये होंगे 6 के तो, है ना। मैंने कहा यार अंकल जी सही से लगाओ ना यार, 15 रुपये लगा लो। तो उनने की कि बेटा 15 तो, मैंने क्या लगा लो यार अंकल जी 15 रुपये तो, आप सुनना पूरी बात को। मैंने कहा अंकल जी 15 रुपये लगा लो ना। तो उनने की कि वाह ठीक है बेटा। तो अब 15 छंग कितने हो रहे? 90 रुपये हो रहे। कितने रुपये हो रहे? 90 रुपये हो रहे। तो मैंने बोला, उनने बोला मेरे से कि अंकल जी बेटा एक काम करना, मेरे को 100 रुपये दे देना, 90 नहीं 100 रुपये दे देना। मैंने कि ठीक है अंकल जी 100 रुपये चाहिए आपको? हाँ कि बेटा मेरे को 100 रुपये दे देना, 90 नहीं 100 में दे दूंगा मैं आपको 6 झाड़ू। तो सुनना मेरी बात। मैंने उनको 500 रुपये दिए। कितने रुपये दिए बेटा? 500 रुपये दिए। कि ठीक है अंकल जी आप पैसे काट लो, है ना। अंकल जी ने भाई साहब मेरे को पहले उनके पास है ना एक गुच्छे में पैसे थे, मतलब एक जेब थी उसमें से उनने पैसे निकाले। तो 10 के, 20 के, 50 के, 100 के नोट रखे थे, ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत ही थे, है ना। उनने सबसे पहले मेरे को 100 का नोट दिया, फिर 100 का नोट दिया, है ना, 200 हो गए। फिर भाई साहब उन्होंने मेरे को 100 का नोट दिया। कितने हो गए? 300 रुपये हो गए। कितने हो गए? 300। फिर भाई साहब उन्होंने मेरे को फिर उनके पास 100 के नोट खत्म हो गया, 50 के 10 के बचे थे, है ना। फिर उन्होंने मेरे को 50 का नोट दिया। कितने का दिया? 50 का। अब पैसे कितने हो गए? 350 हो गए मेरे पास, है ना। अब भाई साहब मैंने बोला अंकल जी एक काम करो, मेरे कितने बन रहे? 100 रुपये बन रहे हैं ना। अगर आप 20 रुपये से भी जोड़ोगे तो आपके कितने रुपये बन रहे? 120 रुपये। एक काम करो आप पूरे के पूरे 150 रुपये रख लो। कितने रुपये रख लो? 150 रुपये रख लो। आप सोचो जो आदमी मेरे से 120 रुपये लेना चाह रहा था, उस आदमी को पहले तो मैं 100 पे लाया, फिर मैंने कितना कर दिया भाई साहब? मैंने कहा अंकल जी आप तो एक काम करो 150 रुपये रख लो, है ना। पता है उनके मुंह से एक चीज निकली, भगवान तेरा भला करे बेटा। मतलब, और उस समय उनके चेहरे पे एकदम इतनी खुशी की, एक तो 6 झाड़ू एक साथ बिक गई, है ना। और मतलब एक स्माइल यार, वो उस स्माइल की है ना कोई कीमत नहीं होती दोस्त। आप सोच रहे होंगे 150 रुपये, 150 रुपये मायने रखते हैं बेटा, उस कीमत का कोई मोल ही नहीं है भाई साहब, है ना। वो स्माइल यार क्या कहूँ मैं, मतलब। और एक चीज बताऊं कि दिल को भी ऐसा लगा था कि यार नहीं यार, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, है ना। तो बस मैं आपसे इतना सा चाहता हूँ कि कभी मौका मिले ना तो किसी की मुस्कान बनने का क्या बनना भाई साहब, कारण बनना। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। सोचना मैंने क्यों ये बात आपको बताई होगी, आपको क्यों बताई, बस इस चीज को थोड़ा सा सोचना, मैं क्या चाहता हूँ आपसे, है ना। चलो आगे चलते हैं दोस्त। देखो, है ना, 1857 की याद को जीवित रखा क्रांति के नायक नायिकाओं ने। क्रांति के नायक नायिकाओं ने कविताएं लिखी, उन्हें वीर योद्धा के रूप में क्या किया गया बाबूजी? चित्रित किया गया। क्या किया गया मेरे रसगुल्लो? चित्रित किया गया, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित खूब लड़ी, आपने देखा होगा सुभद्रा कुमारी चौहान ने भाई साहब एक रचना लिखी थी। कौन सी लिखी थी भाई साहब? खूब लड़ी मर्दानी वाली वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। देखो, है ना, वह तो झांसी वाली रानी थी, आज भी हमसे जोश भर देती है। मतलब इस कहानी को भाई साहब जब भी अपन लिखते हैं ना भाई साहब, वो क्या हो जाती है भाई साहब, एकदम जोश भर देती है ना। क्योंकि भाई साहब वो किसके खिलाफ लिखी हुई थी? साम्राज्यवाद के खिलाफ, है ना। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवादी चित्रों ने हमारी राष्ट्रवादी कल्पना को क्या कर दिया? साकार रूप दिया। क्या दिया? साकार रूप दिया, या अपन कह सकते हैं मूर्त रूप दिया था। क्या दिया था बेटा? मूर्त रूप दिया था। और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोगों की राष्ट्रीय भावना का क्या हुआ है मेरे रसगुल्लो? प्रसार हुआ है। क्या हुआ है? प्रसार हुआ है भाई साहब, है ना। देखो दोस्त आगे चलते हैं। देखो, अंग्रेज अवध पर अधिकार क्यों करना चाहते थे, ये बात मैंने आपको पहले पढ़ा दी है। तो दोस्त अपन आगे चलते हैं ना। हाँ, हाँ, खूब लड़ी मर्दानी वाली बात तो झांसी वाली रानी थी, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। क्यों देखो दोस्त, है ना, 1857 के विद्रोह में मौलवी अहमदुल्ला शाह के योगदान का उल्लेख। देखो, मौलवी अहमद
अहमदुल्ला शाह जो थे उनका क्या उल्लेख रहा है, क्या योगदान रहा है ना। इस चीज के बारे में अपन को बात करनी है ना। देखो दोस्त, अच्छे से सुनना। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले मौलवियों में से एक थे। उन्होंने 1856 में अंग्रेजों के खिलाफ क्या जिहाद का प्रचार कर लोगों का विद्रोह के लिए क्या किया, तैयार किया। क्या करा भाई साहब, लोगों को विद्रोह के लिए क्या करा बेटा, तैयार करा, है ना। इन्हें डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। मौलवी अहमदुल्ला शाह को भाई साहब डंका शाह के नाम से भी क्या करा जाता है, मैं रसगुल्लो जाना जाता है। आपको एक चीज बता दूं, याद है ना, 66 लोगों से कितने हो गए, 58। अगर आप नसीब वाले होंगे भाई साहब जो 66 में थे, है ना, नहीं तो बहुत सारे आए और चले गए, है ना। डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने इन्हें अपना नेता चुन लिया। 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के नेताओं ने भाई साहब इनको अपना नेता चुन लिया, है ना। इन्होंने चिन्हाट के युद्ध में भी हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना को पराजित कर दिया, है ना। मुस्लिम इन्हें इस्लाम के आदर्शों का ओतप्रोत पैगंबर मानते थे। जो मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग थे ना भाई साहब, वो इनको अपना क्या मानने लगे थे, एक तरीके से पैगंबर के रूप में इनको देखने लग गए थे। इनके बारे में लोगों की मान्यता थी कि इनके पास क्या है, जादू ही चमत्कारी शक्तियां हैं, इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। किसके बारे में बात कही थी बेटा, मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में। तो इनका भी 1857 की क्रांति में बहुत अहम योगदान रहता है ना। मैं एक चीज बताऊं कि यार तुम 66 से 58 हो रहे हो, अब 54 हो गए, है ना बेटा। तुम तो पड़े पड़े वीडियो देख रहे होंगे कहीं पे। आप सोचो यार, कोई बंदा आपके लिए कितने 1 घंटे 15 मिनट हो गए होंगे, है ना। 1 घंटे 15 मिनट से मतलब मैं तो खड़ा हूँ, है ना। तो जब मैं हिम्मत नहीं हार रहा हूँ तो तुम कैसे हार रहे हो यार, हैं। तुम तो मेरे भाई बहन हो यार, छोटे हैं। तुम हिम्मत मत हारो यार। देखो दोस्त, अवध के नवाब वाजिद अली शाह के कलकत्ता के निष्कासन से लोगों को दुख और अपमान का एहसास क्यों हुआ। मतलब यार जो अवध के नवाब थे, कौन थे भाई साहब, अवध के नवाब थे, है ना। कौन थे बेटा, वाजिद अली शाह। मतलब जब उनको है ना शासन से हटाया गया ना, तो लोगों के अंदर क्या था भाई साहब, दुख था। क्या था भाई साहब, दुख था, है ना। तो ये दुख क्यों था भाई साहब, देखते हैं, है ना। देखो दोस्त, अवध का नवाब वाजिद अली शाह अवध की जनता में क्या था भाई साहब, बड़ा लोकप्रिय था। क्या था मेरे दोस्त, बड़ा लोकप्रिय था, है ना। लोग उसे दिल से चाहते थे। लोग उसे कहाँ से चाहते थे भाई साहब, यहाँ से चाहते थे, है ना। अतः नवाब के निष्कासन पर लोगों को प्रबल क्या पहुंचा, आघात पहुंचा। क्या हो गया भाई साहब, आघात पहुंचा, है ना। नवाब को अपदस्थ किए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी क्या हो गई मेरे दोस्त, समाप्त हो गई। मतलब कि यार नवाब ने भाई साहब क्या फैला रखी थी, संस्कृति फैला रखी थी। और जैसे ही नवाब चले गए तो भाई साहब आगे जो संस्कृति थी वो भी क्या होगी मेरे रसगुल्ले, समाप्त हो गई, है ना। नवाब के निष्कासन से अनेक संगीतकारों, नर्तकों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकर, सरकारी कर्मचारियों और बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जाती रही। मतलब लोगों की रोजी रोटी छीन ली गई, क्योंकि भाई साहब अंग्रेज थे। अंग्रेज इन चीजों को बढ़ावा थोड़ी नहीं देंगे। एक बार ये तीनों पॉइंट आप पढ़ो, है ना, एक सेकंड के लिए। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, है ना। जाने वाले चले गए क्योंकि उनको पढ़ना नहीं है, एक से दूसरे वीडियो में घूमना है। भाई साहब जो घूमते हैं ना, उनके कोई ठिकाने परमानेंट नहीं होते हैं, है ना। देखो दोस्त आगे चलते हैं, है ना। मैंने आपको ये तीनों बातें बता दी बेटा। तीनों बातें क्या है, बहुत इजी है। क्या है भाई साहब, बहुत इजी है ना। चलो दोस्त आगे चलते हैं। देखो
1857 की क्रांति ने भारत में स्वतंत्रता संघर्ष को किस प्रकार प्रोत्साहित किया? मतलब 1857 की जो, बार बार मेरे को ही टाइम आउट दे रहे हैं सर, यहाँ पर कोई कमल सर भी नहीं है, आप क्यों टाइम आउट कोई नहीं दे रहा है? बेटा पढ़ लो यार, है ना, कितनी मस्ती कर रहे हो आप। 1857 की क्रांति ने भारत में स्वतंत्रता संघर्ष को किस प्रकार प्रोत्साहित किया? इसका संक्षिप्त में क्या करना है बेटा, अपन को वर्णन करना है। क्या करना है भाई साहब? संक्षिप्त में वर्णन करना है। चलो आगे चलते हैं, 4 लगा देना है इसको। देखो, 1857 की क्रांति से भारत के स्वतंत्र संग्राम को क्या मिला है बेटा? प्रोत्साहन मिला। मैंने आपको कहा था ना कि 1857 के संग्राम में ये बात कही गई थी कि भाई साहब 100 साल बाद फिर एक क्रांति होगी। क्या होगी भाई साहब? एक क्रांति होगी। देखो, यह विद्रोह का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें देश के सभी वर्गों के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मिलकर संघर्ष किया था। मतलब कि एक ऐसा शासन था भाई साहब जहाँ के लोगों ने भाई साहब मिलकर क्या किया था? संघर्ष किया था। कलाकारों और साहित्यकारों ने 1857 के विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में प्रस्तुत किया। ऐसे नेताओं के रूप में क्या किया बेटा? प्रस्तुत किया, है ना। देखो, प्रस्तुत किया, ऐसे नायकों के रूप में प्रस्तुत किया जो देश के रणस्थल की ओर ले जा रहे थे। मतलब कि ऐसे नायकों के रूप में प्रस्तुत किया, जैसे अपन कहते हैं ना कि यार हमारे गांव में से 5 लग सर मुझे नोट्स डाल दो, मैंने पेमेंट कर दिया। बेटा कर दिया ना, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, पर अभी तो मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, मैं कैसे डाल सकता हूँ, है ना। बहादुर शाह, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने भाई साहब हमें मोटिवेशन देने का काम किया। बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह आदि ने अपने पराक्रमण कार्यों को त्यागा और बलिदान से भारतीयों में राष्ट्रीय एकता का क्या कर दिया बाबू? प्रसार कर दिया। क्या कर दिया? प्रसार कर दिया। और राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या कर ली? मैं रसगुल्लो तैयार कर ली। राष्ट्रीय आंदोलन की भूमि क्या कर ली बेटा? तैयार कर ली। तो अच्छे से मन से लिख सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है दोस्त, है ना। बेटा किसको आई लव यू बोल रहा है? ले आई लव यू टू, है ना। देखो, 1857 के जन विद्रोह से पहले अवध के सैनिकों में असंतोष के कारण क्या थे, है ना। देखो, सैनिकों में निम्न कारण थे, है ना। देखते हैं सबसे पहले, सैनिक कम वेतन और समय पर अवकाश न मिलने के कारण क्या थे? असंतुष्ट थे। ये बातें मैंने आपको समझा दी है ना, इसमें टाइम वेस्ट करना अपने लिए बर्बादी है। थोड़ा चिपका दूंगा मैं गाल पे, मत कर यार भाई यार। देखो दोस्त, कहाँ से किसने नेतृत्व किया था, ये सारी बातें अपन देखते हैं, है ना। हाँ चलते हैं भाई साहब, है ना। देखो, दिल्ली में विद्रोही ने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह कौन थे भाई साहब? बहादुर शाह जफर से अपना नेतृत्व करने की क्या की बेटा? दरख्वास्त की। क्या की भाई साहब? दरख्वास्त की। जिसे बहादुर शाह ने ना नुकर के बाद भी, बहादुर शाह ने तो पहले मना किया, नहीं मैं नेतृत्व नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। बहादुर शाह को एक ने बताई तलवार कि कहीं कह रहा हो, बहादुर शाह यूं के, मैं करूंगा नहीं नेतृत्व, तो मैं ही करूंगा और कौन करेगा, है नी। तो बापड़ा वो तो पहला तो मरी रो, तो बापड़ों ने कहीं करे डोकरों के बन गया, परेशानी आएगी, है ने। तो परंतु बहादुर शाह ने नाम मात्र के लिए ही विद्रोहियों को क्या बनना स्वीकार कर लिया बाबू? नेता बनना क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया, है नी। हाँ, कानपुर में विद्रोहियों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहिब से नेतृत्व। भाई कानपुर जो थो नहीं, कसोपुर तो कानपुर ने, कानपुर थी यानी पेशवा बाजीराव द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? नाना साहब पेशवा। कौन था रे? नाना साहब पेशवा ने ये कहीं कर रहा था, यहाँ नेतृत्व कर ही रहा था। कहीं कर रहा था बाबूड़ी? नेतृत्व कर ही रहा था, हानी। विद्रोही के दबाव में नाना साहब के नेतृत्व में करना स्वीकार कर लिया, हानी। न झांसी में कौन थी? न झांसी में तो आपने आपने लक्ष्मीबाई थी। कौन थी? लक्ष्मीबाई थी। देखो, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को आम जनता के दबाव के कारण बगावत की बागडोर संभालनी पड़ी। ऐसे बागडोर संभाली भाई साहब, और फिर उन्होंने अपना घोड़ा निकाला और अपने पुत्र दामोदर को भाई साहब, है ना, अपने पुत्र दामोदर को साथ लेके चली भाई साहब, है ना। कि खूब लड़ी मर्दानी वाली, वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। चलो भाई साहब, बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार, मैंने बताया था ना तुम्हें, बिहार में, है ना। मारवाड़ी बोलो ना, काई मारवाड़ी बोले हैं,
मारी बात सुनो, ये 19 मिनट 43 सेकंड, 19 मिनट 34 सेकंड में दादा वो है नहीं। हाँ, मारी बात सुनो, बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कौन थे? कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह ने अपनी क्या संभाली भाई साहब? बागडोर संभाली। क्या संभाली भाई साहब? बागडोर संभाली। अवध, अवध में कौन था बेटा? लखनऊ में ब्रिटिश कद्र। कौन तो रे बेटा? ब्रिटिश कद्र। तो हनी देखो, अवध में लखनऊ में लोगों ने पद्मच्युत नवाब, मतलब की पद्धति जो हटाई दिया था नहीं, हनी नवाब वाजिद अली शाह के युवा बेटे ब्रिटिश कद्र को अपना क्या बनाया? नवाब बनाया। अच्छा, आप याद रखो, कानपुर से कौन थे बेटा? नाना साहब। कौन थे? नाना साहब, है ना। मैं आपसे सब पूछ लेता हूँ अब ना। हाँ, आज छोड़ के चाल गई फिर रोया करेगी, हर सपना में भी देखो, आप सभी को बता दूं भाई साहब, ये शख्स है ना, ये भाई साहब मेरे को इतना परेशान कर रहे हैं यहाँ पे, इतना परेशान कर रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बताओ ना, शक्ल बताओ ना सर आपकी, है ना। दिख रहे होंगे सर आपको, है ना। मतलब बेटे बेटे मैं क्या बताऊं कि मेरे छेड़े करे जा रहे हैं ना कब से। कभी तो ठंडे हाथ लगा रहे हैं मेरे, कभी नीचे पाँव में से पेंट पकड़ रहे हैं मेरी, है ना। सब अलग अलग तरीके की हरकतें ही कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, अब मैं आपको ये बताता हूँ, देखो बेटा, पहले तो मैं दिख रहा हूँ क्या सर? अरे मत कर रहे सोरा, मैं दहलुआ था, वो क्लास बंद हो जाएगी बेटा। मस्ती मजाक नहीं करते ऐसे। अरे मत करनी, तेरे समझ में नहीं आ रही क्या? मैं चाटे की टिका दूंगा। अरे मत कर। देखो दोस्त, है नहीं, मेरी बात सुनो, कमल सर तो नहीं है ये, कमल सर को नहीं, ये कमल सर का भी दूसरा सर है ये, है नहीं। मैं थाई जो बताई रही, मेरी बात सुनो, यह चीज घनी इंपॉर्टेंट है बेटा। दिल्ली थी कौन था? कि दिल्ली थी था अपने बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर, है नहीं। बहादुर शाह जफर। अच्छा, आपको एक चीज बताऊं बेटा, कानपुर से कौन थे? नाना साहब। कौन थे बेटा? नाना साहब, है ना बाबूड़ी। कानपुर से कौन थे? नाना साहब थे, है ना। अक्षय सेन, बिल्कुल ठीक है। अब मेरी बात सुनो, झांसी से कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई, है ना। देखो, अवध, अवध ही लखनऊ है, वहां से कौन है बेटा? ब्रिजेश कद्र। कौन है बेटा? ब्रिजेश कद्र। अब मेरे को आप कमेंट करो, आप कमेंट करना भाई साहब के आरा बिहार से कौन है? आरा बिहार से कौन है ना। आरा बिहार से कौन थे? भाई साहब किटकिट खाली। देखो तुम्हें एक चीज बताऊं, है ना, आज तो भाई साहब कैसे है ना, ये चीज आई है मेरे लिए गिफ्ट में। चले दोस्त, आपको बताना था बेटा, कुंवर सिंह, क्या बात है, शानदार बेटू। दामाद जी अंगना में पधारे। देखो दोस्त, है ना, अब आ गया है क्योंकि अब ऐसे कोई दमदार प्रश्न नहीं बचे हैं, है ना। तो मैं आज वाली बेटा जो पीडीएफ है ना, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्यादा, ये सर इनको टाइम आउट दो ना, ये गंदी गंदी बातें कर रहे हैं इसमें, है ना। अब मेरी बात सुनो, ये वीडियो आपको, सॉरी पीडीएफ है ना बेटा, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना। टेलीग्राम पे कहीं पे मिल जाएगी? टेलीग्राम पे मिल जाएगी, अभी थोड़ी देर बाद में डाल दूंगा इसको, पीडीएफ को, है ना। अब आज की क्लास को भरपूर तरीके से प्यार देना, है ना, और कमेंट भी करना,
क्लास खत्म होने के बाद कि क्लास आपको कैसी लगी, और आपका दिल लगे कि भाई साहब नहीं, बंदे ने हमारे लिए मेहनत करी है ना। तो चैनल चले दोस्त, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे आपकी क्लास और बड़ी लंबी रोज करती जाए भाई साहब, है ना। तो आप सभी मेरा साथ देना, आज ये दो तीन चीज़ बोली है, थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना, कि मैं क्लास ख़त्म करूँ तो मेरे को ये चीज़ फील होए कि नहीं सर, वाकई में, मतलब मुझे कहना नहीं पड़े, बस कुल मिला के, है ना। ठीक है, आज का सपोर्ट आपका होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो